Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss again Traveling Allowance 2026, and it is part 3. In this part, I will discuss many things. TA on Traveling Allowance on local journey, TA during training or tour, TA on temporary transfer, journey by air and guidelines, advance of TA on tour, time limit for submission of TA claim. Also, I will discuss 25 MCQs, and definitely the session would be interesting one. Till end, if you listen the video, you can get complete information, and each and everything I will discuss in a very briefly manner. So definitely the session would be interesting one. So my friends, please subscribe, like, and share my channel, Asit Government Rule Guru, so that your friends also they can get benefit. And please subscribe my channel. Next one, join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any query is there, you can contact with me and clear your doubt. My Telegram channel link is there, t.me/BAPI2034, and second Telegram channel link t.me/ASIT2034, and one special WhatsApp group is there, and I will provide link in this video, so you can join this group and also you can get notification for upcoming videos. So now I am going to start Traveling Allowance part 3. First I will discuss, you see, traveling allowance for local journey. So what is local journey? It is important one. A journey on duty beyond 8 kilometer from headquarters, okay, but still within the same city और अर्बन एरिया और अर्बन एग्लोमरेशन. आपको याद रखना है जो लोकल जर्नी को जब हम काउंट करेंगे वो इट मीन्स इट मस्ट बी बियॉन्ड ऑफ 8 किलोमीटर फ्रॉम हेडक्वार्टर, बट जो उसका कन्फाइनमेंट है इट इज स्टिल विद इन द सेम सिटी और अर्बन एरिया, जिसको अर्बन एग्लोमरेशन, ओके, इंक्लूड्स नियर बाय म्युनिसिपल लिमिट्स, कैंटोनमेंट्स एटसेट्रा. इसमें आपको याद रखना है कि हेडक्वार्टर से बियॉन्ड 8 किलोमीटर्स होना चाहिए और सेम सिटी और अर्बन एग्लोमरेशन जैसे हम म्युनिसिपल लिमिट्स कैंटोनमेंट से उसको कंसिडर करते हैं. तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि जो बियॉन्ड 8 किलोमीटर फ्रॉम हेडक्वार्टर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो आप अभी क्लियर हो गए कि लोकल जर्नी को कैसे हम काउंट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वन हम देखेंगे टीए फॉर लोकल जर्नी. इसका रूल पोजीशन सप्लीमेंट्री रूल 71, जो ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर लोकल जर्नी, तो हम कैसे काउंट करेंगे. तो यहाँ पर देखिए, आइदर माइलेज अलाउंस एंड 50% ऑफ डेली अलाउंस यदि ग्रेटर, इसमें आपको लोकल जर्नी में आपको याद होगा, सपोज इसको भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे. आपका जो डीए रहेगा वो जैसे लेस देन 6 आवर्स है, ओके, डेली अलाउंस में लेस देन 6 आवर्स, तो हमारा 30% था, मगर यहाँ पर 50% हो 15% होगा. ठीक है, कि 6 to 12 आवर्स जो नॉर्मली हमारा 70% था, यहाँ पर 35% होगा. ठीक है, ग्रेटर देन 12 आवर्स जो 100% था, यहाँ पर 50% होगा. ठीक है, लोकल जर्नी में. क्लियर. तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि माइलेज अलाउंस फॉर ट्रैवल एंड 50% ये एक ऑप्शन है, ये आपको मिलेगा. और ये जो 50% ऑफ डेली अलाउंस में लिया, यदि आपका एब्सेंस रहेगा फ्रॉम हेडक्वार्टर ग्रेटर देन 12 आवर्स, क्योंकि ग्रेटर देन 12 आवर्स 100% होता है, तो लोकल जर्नी में मैक्सिमम आपको 50% मिलेगा. ठीक है, और एक है एक्चुअल रीइंबर्समेंट ऑफ कन्वेयंस चार्जेस. जैसे आप हायर करोगे कन्वेयंस चार्जेस, टैक्सी, ऑटो, तो ये आइदर और आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो. फर्स्ट ऑप्शन चूज करोगे तो आपको माइलेज अलाउंस मिलेगा और आपको 50% मैक्सिमम 50% डेली अलाउंस मिलेगा. इसको आप नहीं लेते हो तो आपको एक्चुअल रीइंबर्समेंट जो कन्वेयंस चार्जेस है, टैक्सी ऑटो आप हायर करते हो, जो भी वो डिमांड करते हैं उसके हिसाब से मिलेगा. मगर यहाँ पर माइलेज अलाउंस में बोला था पर किलोमीटर जो कंसर्न स्टेट का ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो डिक्लेयर किया है माइलेज अलाउंस पर किलोमीटर, उसके हिसाब से
यहाँ पर आप क्लेम करोगे और रीइंबर्समेंट होगा। ठीक है, इसके ऊपर भी एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए। एक एग्जाम्पल है ऑप्शन 1, देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है लोकल जर्नी के लिए माइलेज अलाउंस प्लस 50% दिए, मैक्सिमम 50% दिए। तो आपको फर्स्ट है लोकल जर्नी जो है फ्रॉम हेडक्वार्टर इट मस्ट बी बियॉन्ड 8 किलोमीटर। ठीक है, तो माइलेज अलाउंस बेस्ड ऑन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, 50% ऑफ डेली अलाउंस फॉर फूड और एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल आप देखिए, यू ट्रैवल 20 किलोमीटर विद इन द सिटी फॉर ऑफिस वर्क। ठीक है, तो माइलेज रेट है ये एक्चुअली कॉन्सर्न स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी डिक्लेयर किया है, पर किलोमीटर ₹10 है, तो यहाँ पर ₹200 आ जाएगा। ठीक है, माइलेज अलाउंस। ठीक है, सपोज यू हैव यूज्ड योर ओन कार। ठीक है, तो जैसे मेरा एक एग्जांपल स्पेसिफिक रेट फिक्स्ड इन स्टेट, तो जैसे कार है कि बाइक है, आप यू कैन यूज योर ओन कार, यू कैन यूज योर ओन बाइक, और यदि हायरिंग करते हो आप टैक्सी ऑटो तो ही होगा, माइलेज अलाउंस के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा। अच्छा, यहाँ पर सपोज आपका DA ₹1000 है, तो आपका यहाँ पर मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में मैं एब्सेंस दिखाया फ्रॉम हेडक्वार्टर ग्रेटर देन 12 आवर्स, तो ग्रेटर देन 12 आवर्स है तो लोकल जर्नी में सभी समय 50% होता है, तो 50% DA 500, तो यहाँ पर आपको टोटल TA मिल जाएगा ₹700 मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में, यदि ई ऑप्शन को आप चूज करते हो। क्लियर? यदि सेकेंड ऑप्शन आप चूज करोगे, ऑप्शन 2 एक्चुअल कन्वेयंस चार्जेस, कन्वेयंस चार्जेस में यदि आप टैक्सी हायर किया कि ऑटो हायर किया और वो चार्ज किया ₹600 और टोटल TA ₹600 है, तो आइदर यहाँ पर आपको डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली ओनली कन्वेयंस चार्जेस, सो आइदर और आप उस ऑप्शन को चूज कीजिए, नहीं तो इस ऑप्शन को चूज कीजिए। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है नो DA इज गिवन इन दिस ऑप्शन, और यहाँ पर एक्चुअली पर किलोमीटर के हिसाब से आपका जो माइलेज अलाउंस कैलकुलेट नहीं होगा, तो एक लॉमसम बेसिस में सपोज आप टैक्सी हायर किया और वो जो चार्ज किया वो एक्चुअली रीइंबर्स होगा। ठीक है, तो आइदर और कौन सा ऑप्शन को, वहां पर माइलेज अलाउंस प्लस और DA, और यहाँ पर ओनली कन्वेयंस चार्जेस। ठीक है, आइदर और कोई भी ऑप्शन को आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट वन। अच्छा, व्हेन इज TA अलाउड? अच्छा, ये जो लोकल जर्नी में जो ट्रैवलिंग अलाउंस हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? फर्स्ट वन, इफ द टेम्पररी ड्यूटी प्लेस इज मोर देन 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर नॉर्मल ड्यूटी प्लेस। मैं बताया था कि आपका हेडक्वार्टर से बियॉन्ड 8 किलोमीटर होना चाहिए। ओके, आपका जो लोकल जर्नी हो रहा है, इट डज नॉट मैटर वेदर यू स्टार्ट फ्रॉम रेसिडेंस से जा रहे हो कि ऑफिस से जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हम जो कैलकुलेट करेंगे रेसिडेंस टू, हम यहाँ पर दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसके ऊपर भी एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए। यहाँ पर दे दिया जो लोकल जर्नी में हम TA कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट वन मोर देन 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम द योर नॉर्मल ड्यूटी प्लेस, मीन्स आपका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और आप कहाँ से, आपका सपोज हेडक्वार्टर में जो आपका रेसिडेंस है वहां से आप जर्नी स्टार्ट करोगे टू टेम्पररी ड्यूटी पॉइंट, कि ऑफिस से स्टार्ट करोगे? तो इसमें हम दो प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। एक करेंगे रेसिडेंस टू टेम्पररी ड्यूटी पॉइंट, ओके, और नेक्स्ट करेंगे ऑफिस टू टेम्पोररी ड्यूटी पॉइंट। जो उसमें इट मीन्स जो डिस्टेंस कम होगा, ओके, इसमें जो डिस्टेंस कंपैरिजन में जो डिस्टेंस कम होगा उसी को हम कंसीडर करेंगे। हैव यू क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? तो आप, ऐसा नहीं है, आप प्रेसिडेंट से जा सकते हो टेम्पोररी ड्यूटी पॉइंट को, और ऑफिस से जा सकते हो, मगर जब हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस रेसिडेंस टू टेम्पोररी ड्यूटी पॉइंट, ऑफिस टू टेम्पोररी ड्यूटी पॉइंट, इट मीन्स आपका नॉर्मल हेडक्वार्टर टू टेम्पोररी ड्यूटी पॉइंट, जो लीस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर एक एग्जांपल है, आप देख लीजिए। तो यहां पर भी एग्जांपल एक है, मैं डिस्कस करूंगा। लोकल जर्नी, आप देखिए, लोकल ट्रैवल फॉर लोकल ऑफिशियल वर्क यू शुड ट्रैवल द सेम वे आज यू गो टू योर ऑफिस। यहां पर दिया है कि मजा बात है कि जो लोकल जर्नी होता है, जैसे आप आपका ऑफिस आ रहे हो,
just you come to office from your home, from your residence within the headquarter. Okay, regularly you are coming to office from your residence. तो आप कैसे आते हो? जैसे आपका ओन कार है, आपका बाइक है, आप तो हायर करके नहीं आओगे जो रेगुलरली यू आर अटेंडिंग ऑफिस। तो वैसे ही आपका लोकल ट्रैवल रहेगा, लोकल जर्नी रहेगा। बॉस, लोकल ट्रेन और योर ओन व्हीकल। जैसे आप सपोज विद इन हेडक्वार्टर आपका रेसिडेंस है एंड रेगुलरली फ्रॉम योर रेसिडेंस यू आर कमिंग टू ऑफिस, चाहे आप बॉस यूज कर रहे हो कि लोकल ट्रेन की बाय योर ओन व्हीकल, ओन कार और ओन बाइक, वैसे ही आपका लोकल जर्नी रहेगा। ठीक है, क्लियर? स्पेशल ट्रांसपोर्ट आपको हायर अथॉरिटी का परमिशन, यू शुड यूज these only when necessary and you must take prior permission from your superior। यदि स्पेशल ट्रांसपोर्ट आप यूज करोगे, टैक्सी, ऑटो, यदि स्पेशल ट्रांसपोर्ट आप यूज करोगे, ठीक है, तब आपको परमिशन का जरूरत है, सुपीरियर ऑफिसर का परमिशन का जरूरत है। यहां पर आपको एक चीज याद रखना है, जो लोकल जर्नी होगा, जैसे आप जो आपका रेसिडेंस है विद इन हेडक्वार्टर, वहां से जैसे आप आ रहे हो ऑफिस को जिस मोड में, उस तरीके से रहेगा। कभी कभी आप बॉस में आ रहे हो, लोकल ट्रेन में आ रहे हो कि भाई और ओन व्हीकल आ रहे हो, वैसे आपका लोकल जर्नी रहेगा। इसके अलावा यदि आप टैक्सी, ऑटो हायर करना चाहते हो तो आपको सुपीरियर जो ऑफिसर का परमिशन लेना चाहिए। ठीक है, और यहां पर एक दे दिया, इफ मोर देन वन ऑफिशियल इज गोइंग। यदि आप लोकल जर्नी में मोर देन वन ऑफिसर आप जा रहे हो तो दे शुड ट्रैवल टुगेदर, शेयर ऑन टैक्सी और ऑटो। शेयर करके आपका जाना चाहिए, सेपरेटली आप मत जाओ। सपोज इट मीन्स मोर देन वन ऑफिशियल गोइंग टू द इट मीन्स टेम्पोररी ड्यूटी पॉइंट, बेसिकली लोकल जर्नी। ओके, तो वहां पर आपको सेपरेटली आप मत जाइए, यू शुड नॉट गो सेपरेटली, आप यू शुड ट्रैवल टुगेदर, शेयर वन टैक्सी और ऑटो, दिस हेल्प्स रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंस। तो ये एवरीथिंग इट इज रिलेटेड टू द लोकल ट्रैवल। तो लोकल क्लियर है लोकल ट्रैवल में कि आपका जो लोकल जर्नी होगा वैसा ही होगा, जैसे आप आपका रेसिडेंस से ऑफिस आ रहे हो, जिस मोड में आ रहे हो वैसा ही होगा। यदि आप हायर करना चाहते हो लोकल जर्नी केस में टैक्सी, ऑटो, तब आपको सुपीरियर ऑफिसर का परमिशन का जरूरत है। ठीक है, और इफ मोर देन वन ऑफिसर इज गोइंग टू द टेम्पररी साइट बट टेम्पररी ड्यूटी पॉइंट, ठीक है, फॉर ऑफिशियल पर्पज, और वो बेसिकली विद इन द सिटी, ठीक है, और विद इन द म्युनिसिपल एरिया और विद इन द कैंटोनमेंट, एक्चुअली जो लोकल जर्नी हम बोलते हैं, तो वहां पर आप सेपरेटली मत जाइए, एक ही साथ जाइए, शेयर वन टैक्सी और ऑटो। सो दिस हेल्प्स रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंस। ठीक है, नेक्स्ट वन, यदि आपको कोई पूछेगा लोकल जर्नी विद इन 8 किलोमीटर, क्योंकि हम जो लोकल जर्नी काउंट सभी समय करते हैं बियॉन्ड 8 किलोमीटर, बियॉन्ड 8 किलोमीटर है तो आपको माइलेज अलाउंस और डीए मिलेगा। मगर इस केस में क्या है, विद इन 8 किलोमीटर यदि होता है तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है, जैसे बस है, लोकल ट्रेन, ट्राम, फेरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है, तब आपका पूरा रिइंबर्समेंट होगा। ओनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट विद इन 8 किलोमीटर, विद इन 8 किलोमीटर ओनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो वो आपका फुल रिइंबर्स होगा। स्पेशल केसेस दिया है लाइक व्हाइट लाइन बसेस इन न्यू दिल्ली, रिइंबर्समेंट इज गिवन ओनली यदि आप टिकट शो करोगे। ठीक है, मगर यहां पर आपका जो ओन कार है कि स्कूटर है कि ऑटो, टैक्सी, ये सब यूज नहीं कर सकते, और इसमें आपको नो माइलेज अलाउंस, इसमें कोई माइलेज अलाउंस आपको नहीं मिलेगा, और यहां पे आपको डेली अलाउंस भी नहीं मिलेगा विद इन 8 किलोमीटर। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो लोकल जर्नी है जो काउंट होता है बियॉन्ड 8 किलोमीटर फ्रॉम हेडक्वार्टर, मगर विद इन 8 किलोमीटर होता है। एक चीज आपको याद रखना है, विद इन 8 किलोमीटर मींस ओनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें आपका जो पर्सनल व्हीकल आप यूज नहीं कर सकते, कोई हायरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें माइलेज अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। इसमें क्लियरली मेंशन है माइलेज अलाउंस आपको नहीं मिलेगा, ओनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो दे रहे हो वो फुल रिम्बर्स होगा। और न्यू दिल्ली में यदि व्हाइट लाइन बस में जा रहे हो तो आपको टिकट शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो विद इन 8 किलोमीटर नो माइलेज अलाउंस, नो डेली अलाउंस। ठीक है, नो माइलेज अलाउंस, नो डेली अलाउंस, ओनली हम लोकल जर्नी जो काउंट करेंगे बियॉन्ड 8 किलोमीटर फ्रॉम द हेडक्वार्टर। ठीक है, नेक्स्ट वन, यहां पर बताया था लोकल जर्नी डिस्टेंस
लोकल जर्नी डिस्टेंस रूल आप देखिए, रूल पोजीशन सप्लीमेंट्री रूल 46 बता रहा है। तो ट्रैवलिंग अलाउंस, बस फेयर, रेल फेयर, माइलेज अलाउंस विल बी कैलकुलेटेड ऑन, तो आइदर एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्टेंस बिटवीन योर नॉर्मल ऑफिस एंड टेम्पोररी ड्यूटी पॉइंट, व्हिच एवर इज लेस। मैं बताया था कि आप दोनों एग्जाम्पल देख लीजिए, डिस्टेंस फ्रॉम ऑफिस टू ड्यूटी पॉइंट 6 किलोमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ड्यूटी पॉइंट 10 किलोमीटर, क्योंकि अलाउ है रेसिडेंस से आप टेम्पोररी ड्यूटी पॉइंट जा सकते हो, रेसिडेंस से टेम्पोररी ड्यूटी पॉइंट, आपका ऑफिस से टेम्पोररी ड्यूटी पॉइंट, तो दोनों में जो लेस होगा उसी को हम कंसिडर करेंगे। मगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेसिडेंस से भी आप टेम्पोररी ड्यूटी पॉइंट को जा सकते हो, ठीक है। मगर जो कैलकुलेशन होगा आप दोनों कैलकुलेट कर लीजिए, ऑफिस टू टेम्पोररी ड्यूटी पॉइंट और रेसिडेंस टू टेम्पोररी ड्यूटी पॉइंट, जो लेस होगा। यहां पर देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम ऑफिस टू ड्यूटी पॉइंट 6 किलोमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ड्यूटी पॉइंट 10 किलोमीटर। सो इवन इफ यू ट्रैवल 10 किलोमीटर फ्रॉम होम, मगर आपको जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा फॉर 6 किलोमीटर, क्योंकि जो लेस डिस्टेंस है उसी के हिसाब से आपको मिलेगा। तो इसको भी याद रखिए, इसका कैलकुलेशन, ठीक है। मगर एक इसमें पॉइंट है कि जो हमारा लोकल जर्नी होगा रेसिडेंस से हो सकता है, ऑफिस से हो सकता है, ये अलाउ है। मगर आपका जो लेस होगा, बेसिकली रेसिडेंस टू टेम्पोररी ड्यूटी पॉइंट, ऑफिस टू टेम्पोररी ड्यूटी पॉइंट, जो लेस होगा उसी को ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, माइलेज अलाउंस के लिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन। अच्छा, यदि आपको कन्वेंस फ्री ऑफ चार्ज दे दिया गया, सपोज आपका जो ऑफिस गाड़ी में आप चले गए, यही लोकल जर्नी, आप ऑफिस गाड़ी में चले गए तो ओनली आपको डीए मिलेगा, ठीक है। यदि लोकल जर्नी केस में आपका ऑफिस व्हीकल है, ऑफिस व्हीकल में आप चले गए कन्वेंस फ्री ऑफ चार्ज, तो उसमें ओनली डीए मिलेगा, ठीक है। और एक है 180 डेज लिमिट है व्हेन एन एम्प्लॉय इज सेंट टू ए टेम्पोररी ड्यूटी पॉइंट, टूर और ट्रेनिंग प्लेस। इसको भी क्लियर है, यदि आप जैसे आपका टेम्पोररी ड्यूटी पॉइंट, सपोज आप टूर में चले गए कि ट्रेनिंग में चले गए, तो यहां पर जो डेली अलाउंस मिलेगा ओनली फॉर द फर्स्ट 180 डेज, उसके बाद आफ्टर 180 डेज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो 180 डेज लिमिट, इसको याद रखिए। सपोज यू हैव गॉन फॉर टूर की यू हैव गॉन फॉर ट्रेनिंग, ठीक है, तो इस केस में इसी को हम टेम्पोररी ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है। तो आप ट्रेनिंग में चले गए कि टूर में चले गए अदर हेडक्वार्टर को, तो उस केस में जो आपको डेली अलाउंस मिलेगा फर्स्ट 180 डेज, यदि उसके बाद आपका ट्रेनिंग चलता है कि आपका टूर प्रोग्राम चलता है, उसके बाद आपको 180 डेज के बाद आपको डीए नहीं मिलेगा, डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। जैसे आप चले गए फॉर 200 डेज, यू आर सेंट टू अनदर सिटी फॉर 200 डेज फॉर टूर प्रोग्राम और फॉर ट्रेनिंग, मगर फर्स्ट 180 डेज आपको डीए मिलेगा, मगर रिमेनिंग 20 डेज आपको डीए नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 180 डेज लिमिट है। अच्छा, यहां पर देखिए डीए फॉर लोकल जर्नी, यदि लोकल जर्नी में आप जाते हो तो आपका डीए, आपको जो डेली अलाउंस कैसे मिलेगा, होटल अकोमोडेशन नहीं मिलता है लोकल जर्नी केस में, होटल अकोमोडेशन नहीं है। ट्रैवल विद इन द सिटी और माइलेज अलाउंस, ट्रैवल विद इन द सिटी में बताया था, जो डेली अलाउंस का टेबल आप देखिए, डेली अलाउंस का टेबल देखिए, उसमें एक था ट्रैवल विद इन द सिटी, ट्रैवल विद इन द सिटी में 14 एंड अबव था, एसी टैक्सी एक्चुअल चार्जेस, पे लेवल 12 एंड 13 था कि ट्रैवल विद इन द सिटी 50 किलोमीटर पर डे एसी टैक्सी, 50 किलोमीटर पर डे एसी टैक्सी, और 9 to 11 था कि आप नॉन एसी टैक्सी 422 रुपीज 50 पैस, ओके, पर डे नॉन एसी टैक्सी। 6 to 8 within it means travel within the city, non AC taxi and maximum charges 281 rupees 25 paise. Similarly 5 and below, जो पे लेवल 5 and below, नॉन एसी टैक्सी चार्जेस मैक्सिमम 141 रुपीज 25 पाइस। आपका डेली अलाउंस टेबल आप देख लीजिए, ठीक है। तो ट्रैवल आइदर ट्रैवल विद इन द सिटी और माइलेज अलाउंस, जो भी आज पर एलिजिबिलिटी है, और फूड चार्जेस। और जो फूड चार्जेस में बताया था, हेडक्वार्टर से आप एब्सेंस होते हो लेस देन 6 आवर्स, यहाँ पर 15% मिलेगा, मगर नॉर्मली ये लोकल जर्नी के लिए,
नॉर्मली 30% होता है, मगर यहाँ पर 50%, लोकल जर्नी केस में 50%। तो लेस देन 6 आवर्स 15% लमसम अमाउंट। एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर्स इज बिटवीन 6 to 12, यहाँ पर आपको 35% लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट क्या है? सपोज आप जैसे ये पे लेवल में आप हो तो आपका मैक्सिमम डीए कितना है? 1000 है, मैक्सिमम डीए 1000 है, तो 1000 रुपीज का 35% मिलेगा। सपोज एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर्स ग्रेटर देन 12 आवर्स, ग्रेटर देन 12 आवर्स 50%, तो इट मीन 500 मिलेगा मैक्सिमम। क्लियर? ओनली पे लेवल 6 to 8 सपोज में बताया कि जो डेली अलाउंस है 1000 रुपीज है, तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मली जो नॉर्मल होता है उसका 50% आपको लेना है। ठीक है, क्लियर? तो ये डीए फॉर लोकल जर्नीज है। नेक्स्ट देखिए टीए डीए ड्यूरिंग ट्रेनिंग और टूर। मैं बताया था अभी कि जो टेम्पररी ट्रांसफर लाइक होता है, तो बेसिकली ट्रेनिंग जो टूर होता है वो, और इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है अन एम्प्लॉई डेप्यूटेड टू अंडरगो कोर्स ऑफ ट्रेनिंग इन इंडिया, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, इन सर्विस ट्रेनिंग, प्री प्रमोशनल प्रमोशन के पहले इज एंटाइटल्ड टू ड्रॉ टी एंड डीए आज ऑन टूर एज फॉलोज। ठीक है, सपोज आपको रिफ्रेशर कोर्स एवरी ईयर आप जानते हो, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक्चुअली दे आर गेटिंग ट्रेनिंग रिलेटेड टू द रिफ्रेशर, की इन सर्विस ट्रेनिंग, की फॉर एनरिचमेंट ट्रेनिंग, की प्री प्रमोशनल ट्रेनिंग। तो इस तरीका का ट्रेनिंग केस में आपको एज यूजुअल टीएडीए मिलेगा, मगर व्हेन बोर्डिंग एंड लॉजिंग नॉट प्रोवाइडेड, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आप देखिए, जहां पर बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटी नहीं है तो फर्स्ट 100 डेज फुल डीए मिलेगा, और बियॉन्ड 108 डेज आपको डीए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जहां पर बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटी नहीं है फर्स्ट 108 डेज आपको फुल डीए मिलेगा। क्लियर? अच्छा, जहां पर बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटी है, मेस इंक्लूडिंग मेस, व्हेन बोर्डिंग एंड लॉजिंग आर प्रोवाइडेड, बोर्डिंग लॉजिंग दोनों प्रोवाइडेड है, इंक्लूडिंग मेस फैसिलिटी है, तो वहां पर फर्स्ट 30 डेज फुल डीए मिलेगा, नेक्स्ट 150 डेज हाफ डीए मिलेगा, और बियॉन्ड है 108 तो डीए नहीं है। तो उस केस में जहां पर बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटी है तो फर्स्ट 30 डेज आपको फुल डीए मिलेगा, नेक्स्ट 150 डेज आपको हाफ डीए मिलेगा, और बियॉन्ड 180 डेज नो डीए। ठीक है, और यदि आपका ट्रेनिंग एक्सीड्स 180 डेज हो जाता है, ठीक है, यदि आपका ट्रेनिंग ग्रेटर देन 180 डेज हो जाता है तो आपके लिए दो ऑप्शन हो जाएगा। एक, आप जानते हो कि ग्रेटर देन 180 डेज हम उसको परमानेंट ट्रांसफर की तरह मानते हैं, क्योंकि ये जो टूर ट्रेनिंग जो होता है बेसिकली वो टेम्पररी ट्रांसफर होता है, मगर बियॉन्ड 180 डेज तो डीए नहीं मिलेगा, तो उसको हम परमानेंट ट्रांसफर मानते हैं। तो यहां पर आपको दो ऑप्शन है। तो जैसे आपका ट्रांसफर होता है, ओके, जैसे आपका ट्रांसफर हो गया, जैसे आपका हेडक्वार्टर चेंज हो गया, तो उस केस में आपको टीटीए मिलता है, ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस। तो इस केस में आप टीटीए ले सकते हो फर्स्ट में, ओके, इसके लिए एलिजिबल हो। नहीं तो और एक ऑप्शन है, आप जैसे फर्स्ट 180 डेज डीए, ओके, टीएडी एज ऑन टूर ओनली फॉर द फर्स्ट 180 डेज और ट्रैवलिंग टू एंड फ्रो। तो इसमें आप आइदर और ग्रेटर देन 180 डेज हो जाता है तो आप टीटीए के लिए एलिजिबल हो। टीटीए में क्या है, सीटीजी आएगा, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट आएगा, सीटीजी आपका बेसिक का 80% आएगा, आगे में डिस्कस करेंगे। और बाकी आपका जो पर्सनल इफेक्ट है आपका, जैसे सपोज हाउस होल्ड गुड्स है, आप उसको लेकर जाओगे तो वो भी उसका भी मिलेगा आपको, और आपका कोई व्हीकल है वो कन्वेंस चार्जेस मिलेगा, और आपको और आपका फैमिली को ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। तो ये होता है टीटीए में। वही आपको ग्रेटर देन 180 डेज आपके लिए दो ऑप्शन है। ठीक है, यदि आपका ट्रेनिंग बियॉन्ड 180 डेज हो गया, कि आपका टूर प्रोग्राम बियॉन्ड 180 डेज, तो आपके लिए दो ऑप्शन है, इधर आप परमानेंट ट्रांसफर में जो फैसिलिटी मिलता है आप लो, नहीं तो अदर ऑप्शन फास्ट 180 डेज आपको डीए मिलेगा, आइदर और, जिसको आप चूज कर सकते हो। ठीक है, आइदर और। क्लियर? तो ये दिया है, इफ ट्रेनिंग एक्सीड्स बियॉन्ड, इफ ट्रेनिंग एक्सीड्स 180 डेज, ग्रेटर देन 180 डेज, आपके लिए दो ऑप्शन है। जैसे परमानेंट ट्रांसफर होता है, जो फैसिलिटी होता है, जो ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस आप ले सकते हो, और आप यदि आप इसको चूज करते हो कि फास्ट 180 डेज मुझे डीए लेना है, बाकी मुझे और कुछ जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर? तो ये जो टीटीए में ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस में सीटीजी होता है, आपका बेसिक का 80% मिलेगा,
आपका जो हाउस होल्ड गुड्स जाएगा उसका मिलेगा, आपका व्हीकल्स जो शिफ्ट होगा उसका मिलेगा, और आपको आपका फैमिली और आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। ये फैसिलिटी होता है, उसी तरीके से आपको मिलेगा। यदि बियॉन्ड 180 डेज आपको, आप ट्रेनिंग में जाते हो कि टूर में जाते हो, बियॉन्ड 180 डेज होता है, आपके लिए ऑप्शन है। नहीं तो सेकंड ऑप्शन आप चूज करो, जो टू एंड फ्रो जो ट्रैवलिंग में जितना पैसा खर्च होगा वो मिलेगा, और बाकी आपको डीए मिलेगा फास्ट 180 डेज। ठीक है। नेक्स्ट वन, ये एक इंटरेस्टिंग है। एसआर जो सप्लीमेंट्री रूल 164 बोल रहा है, ट्रेनिंग एट 2 स्टेशंस। जैसे आपका थियोरी ट्रेनिंग एक जगह में होगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और एक जगह में होगा, तो डिफरेंट स्टेशंस होने से, तो डिफरेंट स्टेशन से आपका जो डीए जो होता है फास्ट 180 डेज, वो एज यूजुअल फास्ट ट्रेनिंग, सपोज डीए स्टार्ट्स फ्रेश एट सेकंड स्टेशन, न्यू 180 डेज, दो जगह में आपका ट्रेनिंग अलग अलग हो रहा है, तो आपका जो 180 डेज लिमिट है वो अलग अलग रहेगा, फ्रेश रहेगा। फर्स्ट ट्रेनिंग सेकंड, फर्स्ट ट्रेनिंग का वो लिमिट 180 डेज रहेगा, सेकंड ट्रेनिंग का लिमिट 180 डेज रहेगा। ठीक है, फ्रेश क्या कर में, क्योंकि दो जगह में अलग अलग ट्रेनिंग हो रहा है, तो डिफरेंट स्टेशन में प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना है। मगर सेम स्टेशन में दोनों ट्रेनिंग है, सेम स्टेशन में दोनों ट्रेनिंग है, तो वो चाहे दोनों ट्रेनिंग हो जाए, मगर डीए लिमिट रहेगा फास्ट 180 डेज ओनली। तो इसको ध्यान से आपको इट मीन्स याद रखना है। डिफरेंट स्टेशंस में आपका ट्रेनिंग हो रहा है। ठीक है, जैसे आपका सपोज एक ट्रेनिंग कोलकाता में है, थ्योरी ट्रेनिंग है, और न्यू दिल्ली में आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। यहां पर थ्योरी ट्रेनिंग है, यहां पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, तो इसका जो 180 डेज लिमिट रहेगा, ठीक है, जो डीए फास्ट 180 डेज जो डीए मिलेगा, इसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा। ठीक है, तो जो 180 फास्ट 180 डेज डीए जो आपको मिलेगा वो लिमिट अलग अलग रहेगा। मगर यदि दोनों ट्रेनिंग, सपोज दोनों ट्रेनिंग वही कोलकाता में हो रहा है, दोनों ट्रेनिंग, ठीक है, सपोज यहां पर दोनों ट्रेनिंग के ऊपर मैं बता देता हूं। जैसे आपका थियोरी ट्रेनिंग सपोज 4 मंथ्स है, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपका सपोज 3 मंथ्स है, तो यहां पर 120 डेज, यहां पर हो गया 210 डेज हो गया। सपोज हम 30 डेज के हिसाब से देखेंगे, तो 4 मंथ यहां पर है, तो यहां पर 120 डेज हो गया, तो यहां पर 90 डेज हो गया। मगर यहां पर जो डीए मिलेगा एक ही जगह में हो रहा है, दोनों ट्रेनिंग, थियोरी ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो इस केस में ओनली फास्ट 180 डेज, फास्ट 180 डेज आपको डीए मिलेगा। अलग अलग माने इट मीन्स ट्रेनिंग तो अलग है, थियोरी है, प्रैक्टिकल है, मगर सेम जगह में हो रहा है, तो फास्ट 180 डेज ओनली डीए मिलेगा। चाहे ट्रेनिंग, थियोरी ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अलग अलग है, मगर सेम प्लेस में हो रहा है। ठीक है, मगर इसमें आपको फ्रेश में मिलेगा। जैसे यहां पर बता दिया, डिफरेंट स्टेशन हो रहा है, थियोरी ट्रेनिंग एक जगह में हो रहा है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और एक जगह में हो रहा है, तो अलग अलग हो जाएगा। जैसे थियोरी ट्रेनिंग कोलकाता में है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिल्ली में है। सपोज इसमें आपका सपोज 4 मंथ्स है, इसमें 3 मंथ्स है, तो इसमें पूरा मिलेगा। ये चाहे ये 120 डेज है, ये 90 डेज है, दोनों मिलाएंगे तो 210 हो रहा है, मगर इसमें 120 डेज का डीए मिलेगा, इसमें 90 डेज का डीए मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो आप बोलोगे दोनों समान कर देंगे तो 210 हो रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अलग अलग ट्रेनिंग, अलग अलग जगह में ट्रेनिंग हो रहा है ना। मगर सेम जगह में होगा तो फास्ट 180 डेज। तो वही इसको याद रखिए कि डिफरेंट स्टेशंस जो लिमिट है फ्रेश होगा, सेकंड स्टेशन में जो डीए जो लिमिट फास्ट 180 डेज जो है वो फ्रेश के आकर में होगा, मगर सेम स्टेशन में हो रहा है डीए लिमिटेड टू फास्ट 180 डेज ओनली। ठीक है, और ये भी इसके ऊपर क्वेश्चन है। सपोज आपका टूर प्रोग्राम के अंदर आप और कहां पर ट्रेनिंग में चले गए, सपोज आपका देखिए, आपका जो परमानेंट हेडक्वार्टर, मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं, परमानेंट हेडक्वार्टर है, सपोज आपका परमानेंट हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर, आपका अभी टेम्पोररी ड्यूटी पॉइंट, आप ट्रेनिंग के लिए चले गए दिल्ली, ये टेम्पोररी ड्यूटी पॉइंट, और जब ट्रेनिंग चल रहा है, सपोज यहां पर आपका ट्रेनिंग 2 मंथ्स है, ठीक है, इसी के अंदर आप फिर मुंबई चले गए, ठीक है,
सपोज आप इसी के अंदर जब ट्रेनिंग चल रहा है न्यू दिल्ली में, ये तो टेम्पररी ड्यूटी पॉइंट है। जब दिल्ली में आपका ट्रेनिंग चल रहा था, फिर आप मुंबई चले गए, ठीक है, कोई टूर प्रोग्राम की और कोई स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, तो उस केस में क्या होगा, जो 180 डेज जो होगा, एनी टूर इन बिटवीन ट्रेनिंग इज इंक्लूडेड इन द सेम 180 डे। सेम 180 डेज जो लिमिट रहेगा, फर्स्ट 100 सेम रहेगा, उसके लिए कोई अलग नहीं रहेगा, क्योंकि आप ट्रेनिंग के लिए गए थे, वही ट्रेनिंग टाइम में आप फिर मुंबई चले गए, सपोज कोई स्पेशल ट्रेनिंग के लिए कि टूर के लिए, तो उस केस में जो 180 डेज लिमिट रहेगा सेम रहेगा, कोई अलग नहीं रहेगा, फर्स्ट 180 डेज वही रहेगा, ठीक है। तो याद रखिए, इसमें एक एग्जांपल मैं देता हूं, आप देखिए, इसमें आपका परमानेंट ड्यूटी पॉइंट ये है BBSR, ये आपका मेन हेडक्वार्टर है, जो आपका पेरेंट हेडक्वार्टर है। अच्छा, टेम्पररी ड्यूटी पॉइंट, अभी आप ट्रेनिंग में चले गए दिल्ली, ठीक है, और इसमें आपका सपोज ट्रेनिंग जो है 4 मंथ्स है, और फिर यहां से आप मूव कर गए मुंबई। जब आपका टेम्पररी स्टेशन में ट्रेनिंग चल रहा था, टेम्पररी स्टेशन क्या था, न्यू दिल्ली था, तो वहां पर जब ट्रेनिंग चल रहा था, फिर आप मुंबई चले गए, फिर स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, यहां पर आप फिर 3 मंथ्स चले गए ट्रेनिंग, ठीक है। तो कहां से मूव किया आप, टेम्पररी ड्यूटी पॉइंट टू टेम्पररी, जहां पर आपका एक्चुअल ट्रेनिंग था न्यू दिल्ली में, वहां से फिर आप मुंबई चले गए स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। मगर यहां पर जो 180 डेज, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 4 मंथ्स हो गया, 120 डेज, ये तो 210 डेज हो गया, 210 डेज हो गया, ठीक है नहीं। तो मगर आपको फर्स्ट 180 डेज आपको डीए मिलेगा। आपको ये बोलना है कि नहीं दिल्ली के लिए अलग होगा, मुंबई के लिए अलग होगा, ये नहीं है, क्योंकि जब आप टेम्पोररी ड्यूटी पॉइंट में थे, वहां से आप मूव किए, ओके, और एक जगह को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, मेरा जो इमेजिनरी एग्जांपल में, तो यहां पर ओनली फर्स्ट 180 डेज आपको डीए मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का केस में। एनी टूर इन बिटवीन ट्रेनिंग इज इंक्लूडेड इन द सेम 180 डे लिमिट, नो सेपरेट डीए प्रोवाइडेड। कि मेरा जो एग्जांपल में, जैसे आप चले गए दिल्ली से मुंबई चले गए, दिल्ली आपका टेम्पररी ड्यूटी पॉइंट था, वहां से आप मुंबई चले गए, कि आपको अलग अलग लिमिट रहेगा 180 नो। जब टेम्पररी ड्यूटी पॉइंट से और एक जगह को आप मूव कर गए, सपोज स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, वहां पर वही फास्ट 180 डे लिमिट ही रहेगा, ठीक है। ट्रेनिंग एट हेडक्वार्टर्स, यदि आपका हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग हो रहा है, नो टीएडीए, कोई टीएडीए नहीं मिलेगा, याद रखना है। ट्रेनिंग एट हेडक्वार्टर्स रिगार्डलेस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्मल ड्यूटी पॉइंट एंड द ट्रेनिंग सेंटर, चाहे कोई भी डिस्टेंस हो, आपका जो नॉर्मल ड्यूटी पॉइंट ट्रेनिंग सेंटर में कोई भी डिस्टेंस हो, उसमें नो टीएडीए नहीं मिलेगा, क्योंकि सेम हेडक्वार्टर में आपका ट्रेनिंग हो रहा है। यदि ट्रेनिंग विद इन अर्बन एग्लोमेरेशन, सेम सिटी एरिया, जैसे मैं बताया था कि सपोज जो मुंबई और नाभी मुंबई की, दिल्ली और गुड़गांव, ये जो है, तो अर्बन एग्लोमेरेशन के अंदर यदि ट्रेनिंग हो रहा है, चाहे इरेस्पेक्टिव कोई डिस्टेंस हो, नो टीएडीए, याद रखना है। सेम हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग हो रहा है, तो रिगार्डलेस ऑफ डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस नहीं देखना है कि नॉर्मल ड्यूटी पॉइंट एंड ट्रेनिंग सेंटर, कोई भी डिस्टेंस हो, मगर नो टीएडीए। सिमिलरली अर्बन एग्लोमेरेशन में ट्रेनिंग हो रहा है, रिगार्डलेस ऑफ डिस्टेंस, नॉर्मल ड्यूटी पॉइंट टू ट्रेनिंग सेंटर, कोई टीएडीए नहीं मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट वन एचआरए का केस है। यदि ट्रेनिंग टाइम में आपका हाउस रेंट अलाउंस क्या रहेगा, तो ट्रेनिंग टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेनिंग टाइम में आपका एचआरए जो मिलेगा आपको, आपका पेरेंट हेडक्वार्टर में जो है वही मिलेगा। एचआरए इज बेस्ड ऑन पेरेंट हेडक्वार्टर्स रेट ओनली। आपका पेरेंट हेडक्वार्टर में जो एचआरए का रेट है वही मिलेगा, चाहे आप टेम्पररी सपोज ट्रेनिंग के लिए चले गए, मगर आपको जो एचआरए मिलेगा वही मिलेगा। अच्छा, आप जानते हो कि जो टूर ट्रेनिंग में जाते हो, फास्ट 180 डेज आपको ओनली डीए मिलेगा, उसके बाद डीए नहीं मिलेगा। क्या ग्रेटर देन 180 डेज सपोज हो गया, ग्रेटर देन 180 डेज हो गया, यहां पर तो आपको डीए नहीं मिलेगा। क्या एचआरए का क्या होगा, एचआरए मिलेगा कि नहीं, एचआरए मिलेगा। एचआरए कंटिन्यूज एट हेडक्वार्टर रेट, एचआरए कंटिन्यूज एट हेडक्वार्टर रेट, ये कंटिन्यू रहेगा बियॉन्ड 180 डेज। डीए नहीं मिलेगा, मगर आपका एचआरए कंटिन्यू रहेगा। और जब आप ट्रेनिंग में जाते हो, तो आपका जो एचआरए मिलेगा, आपका जो पेरेंट हेडक्वार्टर का जो रेट है वही रेट से मिलेगा। सभी कंफ्यूजन नहीं होना है कि मैं
ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूं जो न्यू हेडक्वार्टर को, और न्यू हेडक्वार्टर का जो एचआरए रेट है उसी के हिसाब से मिलेगा। नो, आपका जो पेरेंट हेडक्वार्टर है उसी का जो एचआरए रेट है उसी से मिलेगा। मगर इसमें याद रखना है कि बियॉन्ड 180 डेज जो ट्रेनिंग टूर में बियॉन्ड 180 डेज आपको डीए नहीं मिलता है, मगर एचआरए कंटिन्यू होगा कि नहीं? एचआरए कंटिन्यू होगा आपका हेडक्वार्टर रेट से। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। एक लेडी कैंडिडेट्स के ऊपर है हु आर इन द फैमिली वे एट एन एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, ये एक ऑप्शन है, और हैव वेरी स्मॉल बेबीज। ठीक है, तो आइदर ये एक ऑप्शन है, आइदर और जो प्रेगनेंसी है एडवांस स्टेज में है, और नहीं तो एक स्मॉल बेबी है, तो मे नॉट बी डेप्यूटेड फॉर ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग में डेप्यूट नहीं किया जाएगा अंटिल देयर सिचुएशन इंप्रूव्स। तो ये भी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो उसको याद रखना है। यदि एडवांस स्टेज प्रेगनेंसी स्टेज है लेडी कैंडिडेट, और नहीं तो उसके पास जो स्मॉल बेबी है, अभी सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुआ है, तब उनको ट्रेनिंग डेप्यूट नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, टेम्पररी ट्रांसफर, टीए ऑन टेम्पररी। टेम्पररी ट्रांसफर वही है जैसे टेम्पररी ट्रांसफर हम जो टूर और ट्रेनिंग, कंफ्यूजन नहीं होना है, जो टूर और ट्रेनिंग उसी के हिसाब से, इसी को ही हम टेम्पररी ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, टेम्पररी ट्रांसफर किसको बोलेंगे ना? अप टू 180 डेज, लेस देन इक्वल टू 180 डेज, ये टेम्पररी ट्रांसफर। क्योंकि ग्रेटर देन 180 डेज मीन्स आपका परमानेंट हो जाएगा, और ग्रेटर देन 180 डेज होता है तो उसमें आपको डीए एप्लीकेबल नहीं है। तो यदि आपका जो परमानेंट ट्रांसफर होता है, तो परमानेंट ट्रांसफर में जो बेनिफिट है आप ले सकते हो, नहीं तो इसमें बेनिफिट ले सकते हो। तो टेम्पररी ट्रांसफर केस में तो आपको फास्ट 180 डेज डीए लेना पड़ेगा, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसफर अप टू 180 डेज, तो ट्रीटेड लाइक टूर, टीए डीए अलाउड। ठीक है, डीए ओनली फॉर मैक्सिमम 180 डेज। तो ट्रैवलिंग अलाउंस टू एंड फ्रो और डेली अलाउंस मिलेगा, मगर जो डेली अलाउंस मिलेगा फॉर मैक्सिमम 180 डेज मिलेगा। और इसमें जो आप बोलते हो कि जो टेम्पररी ट्रांसफर में मुझे ज्वाइनिंग टाइम, नो ज्वाइनिंग टाइम, ज्वाइनिंग टाइम ओनली ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस, जिसमें परमानेंट ट्रांसफर में जो पब्लिक ट्रांसफर होता है, पब्लिक जो ट्रांसफर होता है आप जानते हो, ठीक है, वो परमानेंट ट्रांसफर है। तो उसी केस में आपको कि परमानेंट नहीं, ग्रेटर देन 180 डेज, यदि ग्रेटर देन 180 डेज है आपका, सपोज आप टेम्पोररी आपका ट्रांसफर है मगर ग्रेटर देन 180 डेज है, वहां पर ज्वाइनिंग टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, और परमानेंट जैसे पब्लिक ट्रांसफर आपका होता है, ओके, तो वहां पर इस केस में ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा, इस केस में ओनली ट्रांजिट टाइम, जो आपका जर्नी पीरियड है वही मिलेगा। इसमें नो ज्वाइनिंग टाइम, ज्वाइनिंग टाइम यहां पर नहीं मिलेगा टेम्पोररी ट्रांसफर में। ठीक है, एडवांस कोई पे एडवांस यहां पर नहीं मिलेगा। आपका पे लेवल में आपको जो एडवांस मिलेगा, जो जितना टीएडीए इसी के ऊपर एडवांस, जो टू एंड फ्रो जाने का आने का जो ट्रैवलिंग है और डीए, उसके हिसाब से आपको एडवांस मिलेगा, मगर यहां पर कोई पे एडवांस नहीं मिलेगा। जैसे अदर केस में है, आप देखा होगा वहां पर दो चीज मिलता है जो ट्रांसफर होता है, जैसे ग्रेटर देन 180 डेज कि हम बोलते हैं जो परमानेंट ट्रांसफर, जो टीटीए में ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस में, इसमें दो चीज मिलेगा, एक तो टीएडीए के ऊपर मिलेगा, एडवांस मिलेगा टीएडीए के ऊपर, और एक है यहां पर 1 मंथ पे, 1 मंथ पे का एडवांस यहां पर भी मिलेगा। ठीक है, चाहे आप आपका पेरेंट, इट मीन्स आप स्टेशन में मिल सकता है, जो न्यू स्टेशन में ज्वाइन करोगे वहां पर जब आप लास्ट पे सर्टिफिकेट सबमिट करोगे वहां मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें जो ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस जो परमानेंट केस में टीएडीए के ऊपर आप एडवांस ले सकते हो, और एक 1 मंथ पे भी मिलेगा, 1 मंथ पे का एडवांस मिलता है, मगर यहां पर पे के ऊपर एडवांस नहीं मिलेगा। जैसे 1 मंथ पे एक होता है जो ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस केस में, जैसे आपका परमानेंट ट्रांसफर होता है, मगर यहां पर जो टेम्पररी ट्रांसफर में पे कोई रिलेटेड एडवांस नहीं मिलेगा, ओनली आपको ट्रांसफर जो अलाउंस है टीएडीए के ऊपर एडवांस मिलेगा, इसी के ऊपर एडवांस मिलेगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ लॉन्ग ट्रांसफर इज लेटर रिड्यूस्ड, आपका लॉन्ग ट्रांसफर था, एक्चुअली जो लॉन्ग ट्रांसफर ग्रेटर देन 180 डेज था, मगर अभी रिड्यूस हो गया, लेस देन इक्वल टू 180 डेज हो गया। जैसे आपका ट्रांसफर था, सपोज
2 इयर्स था आपका ट्रांसफर, मगर अभी उसको 180 डेज को ट्रांसफर कर दिया गया। एक्चुअली इसी का एग्जांपल देता हूं, आपका 2 इयर्स का ट्रांसफर था, तो ये लॉन्ग है, ये इट मीन्स टेम्पररी ट्रांसफर में नहीं आएगा। तो आपको ऑर्डर मिला था 2 इयर्स, अब जाओ ओके न्यू हेडक्वार्टर को, मगर सडनली ऑर्डर चेंज हो गया, नहीं आपका जो ट्रांसफर है वो 180 डेज हो गया, उसको मॉडिफाई कर दिया गया। तो इस केस में क्या होगा? अच्छा, टेम्पररी ट्रांसफर के हिसाब से आप तो एडवांस ले चुके हो, एडवांस आप जो लिया है, आप सीटीजी कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, पर्सनल इफेक्ट, आपका जो सामान फामान हाउस होल्ड गुड्स, पर्सनल इफेक्ट है कि नहीं, और ट्रैवलिंग, और आपका ट्रैवलिंग जैसे आपका और फैमिली का ये ले चुके हो ऑलरेडी, है कि नहीं? क्योंकि आपको परमानेंट जो ट्रांसफर होता है ग्रेटर देन 180 डेज, तो आपको ये 3 चीज मिलेगा, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, ये बेसिक पे का 80% मिलेगा, पर्सनल इफेक्ट आपका जो हाउस होल्ड आइटम्स आप शिफ्ट करना चाहते हो उसके ऊपर मिलेगा, और ट्रैवलिंग खुद कंसर्न एम्प्लॉय एंड फैमिली मेंबर्स, ठीक है कि नहीं? तो इसके लिए तो आप एडवांस ले चुके हो, मगर अभी मॉडिफाई हो गया, वो 180 डेज हो गया, वो भी टेम्पररी ट्रांसफर को कन्वर्ट कर दिया गया। पहले आपको 2 इयर्स का ऑर्डर मिला था और उसके हिसाब से आप एडवांस लिए थे, ओके, ट्रैवलिंग अलाउंस का एडवांस लिए थे, जो टीटीए ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस का आप एडवांस लिए थे, मगर अभी 180 डेज हो गया। उस केस में क्या होगा? द टीए क्लेम ओरिजिनली अलाउड शुड नॉट बी चेंज्ड टू द डिसएडवांटेज ऑफ द ऑफिशियल। तो ये चेंज नहीं होगा, जो टीए क्लेम आप किया था, तो आप जो सीटीजी की पर्सनल इफेक्ट कि आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस आपका और फैमिली का जो आप लिया था, वो एक्चुअली उसको मॉडिफाई नहीं किया जाएगा, वो आपका डिसएडवांटेज में नहीं जाएगा, ठीक है? तो सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, इस केस में आप ऑलरेडी एडवांस, इस केस में आप ले लिए थे एडवांस 1,30,000 ले लिए थे, 1,30,000। जैसे आपका इसमें आपका बेसिक पे था, आपका बेसिक पे 1 लाख था, तो सीटीजी आपको कितना मिला? सीटीजी 80%, 80,000, और पर्सनल और आपका सामान के लिए सपोज पर्सनल इफेक्ट और प्लस जो ट्रैवल है आपका और फैमिली का आप लिए थे, सपोज मेरा इमेजिनरी एग्जांपल है 50,000, तो कितना लिए थे टोटल? 1,30,000 लिए थे, ओके, मगर अभी टेम्पररी ट्रांसफर को कन्वर्ट हो गया। टेम्पररी ट्रांसफर में क्या है? ओनली ट्रैवलिंग प्लस डीए यही मिलेगा। तो एज यूजुअल इसको आपको कोई जो ऑर्डर मिलेगा उसमें कोई नहीं होगा कि आप उसको बाद में एडजस्ट किया जाएगा, जितना आपका ट्रैवलिंग है और आपका डीए है, आपको तो डीए मिलेगा ना टेम्पररी ट्रांसफर में, मगर यहां पे तो डीए नहीं है, यहां पे आपको 3 चीज मिलता है, सीटीजी, पर्सनल इफेक्ट और आपका ट्रैवलिंग जाने का जो ठीक है। तो वही है, तो मेरा जो एग्जांपल था सीटीजी कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट 80,000 है, बेसिक पे का 80% और पर्सनल इफेक्ट ट्रैवल के लिए आप 50,000। सपोज मेरा इमेजिनरी एग्जांपल 1,30,000 आप एडवांस लिए थे, तो उसमें जो आपको जो बाद में जो ऑर्डर मिलेगा कि आपका जो ये लॉन्ग ट्रांसफर था अभी वो टेम्पररी ट्रांसफर को कन्वर्ट हो गया, क्या इसमें कोई डिसएडवांटेज? कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बाद में उसको एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है? बाद में आपको जो टेम्पररी ट्रांसफर हो गया आपको क्या मिलेगा? डीए मिलेगा और आपको ट्रैवलिंग टू एंड फ्रो, यही है ना, यही है ना? तो उसके हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं, मगर इसमें कोई कोई चेंज नहीं होगा कि आप उतना रिटर्न कर दो कि आप इतना लिया है अभी आपका टेम्पररी ट्रांसफर में कन्वर्ट हो गया, तो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं होगा कि इतना मनी आप रिटर्न करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके? और अनदर वन है शॉर्ट ट्रांसफर था और अभी ग्रेटर देन 180 डेज हो गया। सपोज आपका ट्रांसफर था 170 डेज, यस, ठीक है, आप ट्रेनिंग के लिए गए थे, मगर सडन आपको ऑर्डर मिला कि आपका जो ट्रांसफर है 2 इयर्स का है, ठीक है कि नहीं? आपका एक्चुअली ये टेम्पररी ट्रांसफर था, 170 डेज, मगर इसी जब ट्रेनिंग चल रहा है उसमें कि आपका जो टूर प्रोग्राम चल रहा है, मगर उसी में आपको ऑर्डर मिला कि आपका जो ट्रांसफर हो गया 2 इयर्स हो गया, ठीक है? तो ये जो लॉन्ग ट्रांसफर केस में क्या होगा? तो जो सप्लीमेंटरी रूल 114, ओके, इसको डिफाइन किया है,
देन इट इज ट्रीटेड एज रेगुलर ट्रांसफर। फ्रेश ट्रांसफर ऑर्डर मस्ट बी इशूड, इसमें तो फ्रेश ट्रांसफर ऑर्डर इशू होगा क्योंकि पहले शॉर्ट ट्रांसफर था, अभी लॉन्ग ट्रांसफर को कन्वर्ट कर दिया गया मोर देन 180 डेज, तो आपको फ्रेश ट्रांसफर ऑर्डर मिले इट मींस दिया जाएगा। जो डीए होगा, क्योंकि आप जानते हो जो शॉर्ट ट्रांसफर में डेली अलाउंस मिलता है, तो अभी जो आपको फ्रेश ट्रांसफर ऑर्डर मिला तो डीए अलाउड ओनली अप टू द डेट ऑफ न्यू ऑर्डर। ओके, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो डेली अलाउंस आपको अलाउ होगा ओनली अप टू डेट ऑफ न्यू ऑर्डर। जब न्यू ऑर्डर जब आपको रिसीव होगा तब तक आपको डीए मिलेगा, क्योंकि न्यू ऑर्डर इश्यू होगा, क्योंकि आपका टेम्पररी था, अभी आपका लॉन्ग ट्रांसफर हुआ, मोर देन 180 डेज हुआ, तो जो आपको डेली अलाउंस मिलेगा, तो जब 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 आपको न्यू ऑर्डर मिल गया अप टू डेट, सपोज आज का डेट में आपको मिला, सपोज मार्च 22, ओके 26 में आपको आज ऑर्डर मिला, तो अब तक आपको आज ऑर्डर मिला कि ऑर्डर में क्लियरली मेंशन है कि आपका लॉन्ग ट्रांसफर है, बियॉन्ड 180 डेज चला गया, ठीक है, तो आपको मार्च 22 तक आपको डीए मिलेगा, क्योंकि आज आपको ऑर्डर मिला कि आपका जो ट्रांसफर है वो लॉन्ग ट्रांसफर है, तो डीए अलाउड ओनली अप टू डेट ऑफ न्यू ऑर्डर, ओनली अप टू डेट ऑफ न्यू ऑर्डर। तो जो आपको न्यू ऑर्डर का डेट देखना है, जो ऑर्डर मिलेगा वहां पर एक डेट, इसको और थोड़ा मैं क्लैरिफाई करता हूं, तो आपको इस केस में जब शॉर्ट ट्रांसफर कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन 180 डेज, फ्रेश ट्रांसफर इशू होगा, और ये बोल रहा है कि डीए अलाउड ओनली अप टू डेट ऑफ न्यू ऑर्डर। तो जो न्यू ऑर्डर आपको मिलेगा, न्यू ऑर्डर में क्या डेट मेंशन है, न्यू ऑर्डर में कौन सा डेट मेंशन है, उसी डेट तक, सपोज न्यू ऑर्डर में मेंशन है, ये डेट मेंशन है न्यू ऑर्डर में, तो इतना तक एक्चुअली 22 तक आपको डीए मिलेगा, क्योंकि न्यू ऑर्डर में डेट मेंशन है 22 मार्च 2026, तो 22 मार्च तक आपको डीए मिलेगा, क्योंकि टेम्पोररी ट्रांसफर में डेली अलाउंस मिलता है, मगर जो रेगुलर ट्रांसफर होता है वहां पर डीए नहीं मिलता है, ठीक है। तो अर्लियर जो आप जो टीएडीए लिए थे, फिर बाद में आपको जो रेगुलर ट्रांसफर में आपको सीटीजी मिलेगा, प्लस आपको पर्सनल इफेक्ट आपका जो हाउस होल्ड सामान फामान के लिए मिलेगा, प्लस आपको ट्रैवल के लिए मिलेगा, आपको और फैमिली को इसमें एडजस्ट होगा, ठीक है, क्लियर। तो अर्लियर टीएडीए विल बी एडजस्टेड, मगर इसमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कंफ्यूजन नहीं होना है कि न्यू डीए अलाउड ओनली अप टू द डेट ऑफ न्यू ऑर्डर। तो सपोज फॉर एग्जांपल जो न्यू ऑर्डर मिला वो मिलेगा 20, सपोज आपको मिला इतना तक, इसमें ऑर्डर में क्लियरली यही डेट मेंशन है, और इसी ऑर्डर में कि क्लियरली मेंशन है कि आपका जो टेम्पररी ट्रांसफर था वो अभी सपोज एक लॉन्ग ट्रांसफर हो गया, जैसे आपको 180 डेज तक था, अभी वो बोल दिया कि 300 डेज की है, कि 400 डेज है, कि आपको 1 ईयर है, इसे बता दिया। मगर जब जो अप टू द डेट ऑफ न्यू ऑर्डर, ये जो ऑर्डर में जो न्यू ऑर्डर आपको मिला जिसमें क्लियरली मेंशन है कि आपका टेम्पररी ट्रांसफर स्विच ओवर हो गया लॉन्ग ट्रांसफर को, और जो ऑर्डर में जो डेट मेंशन है तब तक आपको डेली अलाउंस मिलेगा, जो टेम्पररी ट्रांसफर में जो डेली अलाउंस मिलता है वही मिलेगा, और बाद में जो आप लिया है एडवांस वो आपको फिर जो रेगुलर ट्रांसफर में जो आप टीटीए जो क्लेम करते हो उसी में आपका एडजस्ट किया जाएगा, ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस उसी में वो ये जो अर्लियर जो टीएडी आप लिए थे टूर के लिए वो एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन कुछ हम डिस्कस करेंगे जर्नी बाय एयर। तो SR 48B सम न्यू गाइडलाइंस है, अभी आप एयर में जर्नी करोगे तो एम्प्लॉइज कैन ट्रैवल बाय एयर एज पर एंटाइटलमेंट, ठीक है। और स्पेशल परमिशन केसेस में, तो एंटाइटल केस में अभी आप देखिए, जैसे आप बोलेंगे कि 6 to इतना तक इकोनॉमी क्लास है, टूर प्रोग्राम 6 to 13 है, इकोनॉमी क्लास है कि नहीं, इकोनॉमी है 6 to 13A, ठीक है, क्लियर। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मगर यहां पर दे दिया स्पेशल परमिशन केस में त्रिपुरा एम्प्लॉइज वो जा सकते हैं अलाउड बिटवीन अगरतला कोलकाता, दोनों, चाहे अगरतला भी जा सकते हैं कोलकाता से जा सकते हैं। और यहां पर सेकंड पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्रेटरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज वो कैन अलाउ एयर ट्रैवल इफ विद इन बजट, कोई नॉन एंटाइटल है
जो एयर जर्नी के लिए वो एंटाइटल नहीं है, मगर जो पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी परमिशन देते हैं कि उनको अलाउ किया जाए, क्योंकि बजट है और उनको वो नॉन एंटाइटल है, मगर फिर भी उनको अलाउ किया जाए एयर ट्रैवल के लिए। तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, विद इन बजट वो देखते हैं। इसको देखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो सेक्रेटरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज कैन अलाउ एयर ट्रैवल इफ विद इन बजट। ठीक है, तो ये टू स्पेशल केसेस। और कुछ स्पेशल केसेस देखिए, जैसे अकम्पनी मिनिस्टर वन नॉन एंटाइटल स्टाफ। नॉन एंटाइटल मीन्स क्या है, वो एयर जर्नी के लिए एंटाइटल नहीं है, मगर क्या ना अकम्पनी मिनिस्टर ऑन टूर। यदि ऑनरेबल मिनिस्टर वो टूर में जाते हैं, कोई नॉन एंटाइटल स्टाफ, नॉन एंटाइटल स्टाफ मीन्स वो एयर जर्नी के लिए एंटाइटल नहीं है, वो अकम्पनी कर सकता है वेदर द मिनिस्टर एक्चुअली गोइंग फॉर ऑफिशियल और प्राइवेट टूर। तो दोनों को लेना है, ऑफिशियल और प्राइवेट, कंफ्यूजन नहीं होना है। मिनिस्टर जा रहे हैं टूर में, चाहे वो ऑफिशियल हो कि प्राइवेट हो, उनको एक स्टाफ अकम्पनी कर रहा है, नॉन एंटाइटल स्टाफ, वो एक्चुअली एंटाइटल नहीं है एयर जर्नी के लिए, मगर यहां पर एंटाइटल होगा। ठीक है, और अनदर वन नॉन एंटाइटल्ड ऑफिसर में अकम्पनी वीआईपीस और फॉरेन डेलीगेशंस। तो यहां पर एक्स्ट्रा एक्चुअली अप्रूवल लेना पड़ेगा टू बी क्लियर्ड बाय फाइनेंशियल एडवाइजर। ओके, यदि एक नॉन एंटाइटल ऑफिसर अकम्पनी करता है वीआईपी और फॉरेन डेलीगेशन को, उसको क्लियर करेगा फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। यदि मोर देन वन नॉन एंटाइटल ऑफिसर, ठीक है, वो अकम्पनी करते हैं वीआईपीज और फॉरेन डेलीगेशन, तब फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको अप्रूवल करेगा। तो एक नॉन एंटाइटल ऑफिसर यदि अकम्पनी करता है वीआईपी और फॉरेन डेलीगेशन को, उसको अप्रूवल करेगा फाइनेंशियल एडवाइजर। मोर देन वन है तो उसको अप्रूवल करेगा मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, और कोई स्पोर्ट्स टीम जब जब जाता है इंटरनेशनल इवेंट्स में, तो वो इकोनॉमिक क्लास में जाएगा। इंटरनेशनल ट्रैवल में उनको इकोनॉमिक क्लास मिलेगा। ठीक है, ऑफिशियल स्पोर्ट्स टीम वो इंटरनेशनल लेवल जा रहे हैं इंटरनेशनल इवेंट के लिए, तो इकोनॉमिक क्लास में जाएंगे। ठीक है, और ये पे लेवल आप देख लीजिए, ये एंटाइटल क्लास है विद इन इंडिया 14 एंड अबव बिजनेस और क्लब क्लास, और 6 टू पे लेवल 6 to 13 है इकोनॉमिक क्लास। ठीक है, ये जो 6 to 13 है ये टूर ट्रेनिंग के लिए, कंफ्यूजन नहीं होना है, टूर ट्रेनिंग। ठीक है, आउटसाइड इंडिया 17 एंड अबव फर्स्ट क्लास, 14 to 16 बिजनेस और क्लब क्लास, और 13A एंड बिलो इकोनॉमिक क्लास, इंटरनेशनल ट्रैवल आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इसको मैं डिस्कस कर चुका था। क्लियर, चलो ठीक है। नेक्स्ट वन गाइडलाइंस हम देखेंगे, गाइडलाइंस ऑन एयर ट्रैवल। तो आपको यदि ट्रैवल ऑथराइज ट्रैवल एजेंट से बुक करना है, ओनली टिकट्स मस्ट बी बुक्ड थ्रू, तीनों है, एक है बीएलसीएल बाल्मर लरी एंड कंपनी लिमिटेड, अशोका ट्रैवल्स एंड टूर्स, आईआरसीटीसी, इसी से ही बुक करना है। याद रखना है, कभी भी आप ये जो पे लेवल है, ये जो इकोनॉमिक क्लास में आप जा रहे हैं, और ये जो 14 एंड अबव है जो बिजनेस और क्लब क्लास में जा रहे हैं, तो इनको जब भी आप जा रहे हो तो यही तीनों एजेंसी से बुक करना है, बाल्मर लरी एंड कंपनी लिमिटेड, अशोका ट्रैवल्स एंड टूर्स एंड आईआरसीटीसी। और कोई भी अनऑथराइज एजेंसी से नहीं कर रहा है। अनऑथराइज एजेंसी से करोगे तो फिर अप्रूवल चाहिए फाइनेंशियल एडवाइजर का, आगे मैं बताऊंगा। तो ये ऑथराइज ट्रैवल एजेंट से। ठीक है, नेक्स्ट वन फेयर एंड बुकिंग कंडीशंस। बुक बेस्ट अवेलेबल फेयर, जो चिपेस्ट फेयर होगा विद इन एंटाइटलमेंट आप उसको बुक कीजिए जो चिपेस्ट होगा, क्योंकि बहुत फ्लाइट्स माने एक स्लॉट में दिखाई देता है, मगर चिपेस्ट को आप बुक कीजिए। प्रीफर नॉन स्टॉप फ्लाइट। ओके, यदि आपका नॉन स्टॉप फ्लाइट है, नॉन स्टॉप फ्लाइट कीजिए, कनेक्टेड फ्लाइट मत कीजिए। जहां पर नहीं है वो अलग बात है, कनेक्टेड आप कर सकते हो जहां पर नहीं है, मगर जहां पर है पर्टिकुलर स्लॉट में सो मेनी नॉन स्टॉप फ्लाइट, नॉन स्टॉप फ्लाइट को प्रीफर कीजिए। यहां पर और थर्ड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बुकिंग कैन बी डन इवन इफ टूर अप्रूवल इज अंडर प्रोसेस। अभी टूर अप्रूवल फाइनल नहीं हुआ है, मगर फिर भी आप बुकिंग कर सकते हो। आपका टूर अप्रूवल नहीं हुआ है, अभी अंडर प्रोसेस में है, पेंडिंग में है, मगर फिर भी आप बुक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, एडवांस बुकिंग के लिए बुक एटलीस्ट 21 days बिफोर जर्नी, क्योंकि वो चिपर होगा। ये भी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। जर्नी एटलीस्ट यू बुक द टिकट 21 days बिफोर जर्नी। अवॉइड कैंसिलेशंस, कैंसिलेशंस को अवॉइड कीजिए। 1 ticket फॉर ईच लेग ऑफ ट्रैवल टू बी बुक्ड। ईच लेग ऑफ ट्रैवल के लिए 1 ticket कीजिए, मोर देन 1 ticket
अवॉइड कीजिए, ठीक है। यदि कनेक्टेड हो जाएगा मोर देन 1 टिकट हो जाएगा 1 लेग के लिए, मगर आप तो ज्यादा प्रीफर कीजिए नॉन स्टॉप फ्लाइट जहां पर 1 टिकट होगा, 1 टिकट फॉर ईच लेग ऑफ ट्रैवल टू बी बुक्ड, ठीक है। नेक्स्ट, याद रखिए यदि आप बाल्मर लरी की ओसोका ट्रैवल्स की आईआरसीटीसी से आप बुक करते हो, कोई नो एजेंसी चार्जेस और कन्वीनियंस फीस विल बी पेड टू द एजेंसी, कोई भी कन्वीनियंस फी की एजेंसी चार्जेस आप पेड नहीं करोगे। अच्छा, यहां पर और एक बात आ गया, ई बुक्ड फ्रॉम अनऑथराइज्ड सोर्सेस, यदि आप अनऑथराइज्ड सोर्सेस से आप बुक कर लिए तो यहां पर अप्रूवल चाहिए, किसका? रिक्वायर्स अप्रूवल फाइनेंशियल एडवाइजर इन केस ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का जो फाइनेंशियल एडवाइजर वो अप्रूव करेंगे, नहीं तो आपको आप जो क्लेम किया है वो रिइंबर्समेंट नहीं होगा, क्योंकि अनऑथराइज एजेंसी से आप, अनऑथराइज सोर्स से आप बुक किया है। नेक्स्ट है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी अदर ऑफिसेस में इन सबऑर्डिनेट और अटैच्ड ऑफिसेस आर ऑथराइज्ड टू ग्रांट रिलैक्सेशन। याद रखिए यदि आप अनऑथराइज एजेंसी से बुक कर दिए टिकट तो यहां पर आपको रिइंबर्समेंट के लिए अप्रूवल चाहिए, पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री केस में फाइनेंशियल एडवाइजर, और अदर जो सबऑर्डिनेट ऑफिसेस है उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का रैंक जॉइंट सेक्रेटरी से कम नहीं होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है। नेक्स्ट वन, एक अंडरटेकिंग आपको देना है जब आपका ट्रैवल कंप्लीट हो जाएगा। अंडरटेकिंग इन प्रेस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा इज टू बी सबमिटेड विद इन 72 आवर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी इन ऑर्डर टू एंश्योर टाइमली पेमेंट टू द एजेंसी। आप याद रखना है जब आपका जर्नी कंप्लीट हो जाएगा उसका 72 आवर्स के अंदर आपको एक अंडरटेकिंग प्रोफॉर्मा है, आप उसको सबमिट करना होगा, ठीक है। क्लियर? ये 72 आवर्स जो है ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी, इसको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और बोर्डिंग पास रूल है, बोर्डिंग पास रूल में मस्ट सबमिट बोर्डिंग पास विद टीए बिल, आपका टीए बिल के साथ बोर्डिंग पास देना है। यदि बोर्डिंग पास नहीं है, इफ नॉट अवेलेबल, तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देना है। तो याद रखना है बोर्डिंग पास, जब टीए बिल आप सबमिट करते हो बोर्डिंग पास दे दीजिए, यदि बोर्डिंग पास नहीं है तो सेल्फ डिक्लेरेशन दीजिए। मगर सेल्फ डिक्लेरेशन केस में यहां पर दे दिया कि जो पे लेवल 10 एंड बिलो है, यदि पे लेवल 10 एंड बिलो, जो बिलो द अंडर सेक्रेटरी लेवल, ओके, बिलो द अंडर सेक्रेटरी लेवल मींस उनका पे लेवल 10 एंड बिलो, याद रखना है पे लेवल 10 एंड बिलो यदि आपका है और आप बोर्डिंग पास सबमिट नहीं कर रहे हो टीए बिल के साथ, तो वहां पर आपको काउंटर साइन लेना है बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर, कंट्रोलिंग ऑफिसर का काउंटर साइन लेना है। मगर इन केस ऑफ जो पे लेवल 10 एंड अबव, सपोज आप बोलेंगे पे लेवल 11 कि पे लेवल 12, इस केस में आपको काउंटर साइन का जरूरत नहीं है। यदि आप बोर्डिंग पास नहीं देते हो तो ओनली सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दे रहे हो, वो काउंटर साइन का जरूरत नहीं है। मगर पे लेवल आपका 10 एंड बिलो केस में, पे लेवल 10 एंड बिलो, तो इस केस में आपको यदि बोर्डिंग पास आप सबमिट नहीं करते हो टीए बिल के साथ, वहां पर जो आप सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दे रहे हो उसको आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर का साइन, ओके, कर लीजिए, ठीक है। मगर पे लेवल जो 11 12 जो मोर देन 10 है पे लेवल, उनको कोई काउंटर साइन का जरूरत नहीं है। यदि वो बोर्डिंग पास सबमिट नहीं करेंगे, जो सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे, देयर इज नो नीड इट मींस काउंटर साइन बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर। मगर पे लेवल लेस देन इक्वल टू 10, ओके, देयर सेल्फ डिक्लेरेशन मस्ट बी साइंड बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर, ठीक है। ये SR 195 रूल पोजीशन को देखिए, बोर्डिंग पास रूल सप्लीमेंट्री रूल 195 बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, अनदर वन जो रीइंबर्समेंट ऑफ एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ क्रेडिट कार्ड, यदि आप कोई ऑफिशियल उसका क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहा है, इट मींस टिकट फिकेट बुक करने के लिए, एडवांस टिकट बुक करने के लिए, तो उनका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी रीइंबर्स होगा। मगर यहां पर दिया है द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द क्रेडिट कार्ड बाय द इंडिविजुअल ऑफिसर इज रीइंबर्सिबल। अच्छा, मगर यहां पर विद द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइजर if such card is utilized for booking the air tickets in advance on discounted fare for providing larger saving to the government। यहां पर देखिए यदि कोई इंडिविजुअल ऑफिसर का क्रेडिट कार्ड को यूज किया जाता है एडवांस एयर टिकट बुक करने के लिए, और उसका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होगा वो रिइंबर्स होगा, मगर अप्रूवल चाहिए फाइनेंशियल एडवाइजर का। वहां पर फाइनेंशियल एडवाइजर अप्रूव करेंगे, और यदि इंडिविजुअल ऑफिसर उसका क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहा है जो ऑफिशियल बुकिंग ऑफ एयर टिकट इन एडवांस, और उसमें गवर्नमेंट को क्या है फायदा मिल रहा है,
क्योंकि कुछ मनी हम सेव कर रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट रेट में हमको टिकट मिल रहा है। तो उस केस में जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होगा क्रेडिट कार्ड का वो रिइंबर्स होगा, मगर अप्रूवल चाहिए फाइनेंशियल एडवाइजर का। और यदि कुछ कैशबैक मिलता है इस केस में, तो कैशबैक को ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज किया जाएगा, पर्सनल इट मींस जर्नी के लिए यूज नहीं किया जाएगा। द कैशबैक रिसीव्ड ऑन परचेज ऑफ एयर टिकट्स बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स शुड बी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल। ठीक है, ये एसआर जो सप्लीमेंट्री रूल 48B बोल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, एडवांस के ऊपर चलेंगे। कितना एडवांस आपको मिलेगा? एडवांस ऑफ टीए ट्रैवलिंग अलाउंस ऑन टूर। तो जो अमाउंट ऑफ एडवांस जो आपको मिलेगा टू कवर टूर एक्सपेंसेस, तो आपको दिल्ली अलाउंस और ट्रैवल फेयर्स, ओके, आपका ट्रैवल फेयर्स और दिल्ली अलाउंस के हिसाब से आपको एडवांस मिलेगा। अच्छा, नॉर्मल टूर के लिए टू एंड फ्रो जर्नी इंक्लूडेड, नॉर्मल जर्नी के लिए एडवांस जो मिलेगा अप टू 1 मंथ एक्सपेंसेस, अप टू 1 मंथ एक्सपेंसेस आपको नॉर्मल टूर के लिए आपको एडवांस मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। एडवांस फॉर अप टू 1 मंथ एक्सपेंसेस, जो 1 मंथ में जो एक्सपेंस होगा उतना ही एडवांस मिलेगा। सपोज देखिए मजा बात है, सपोज आप 120 डेज के लिए जा रहे हो, इट मीन्स आपका जो है 4 मंथ से आपका ट्रेनिंग की टूर 4 मंथ से, मगर आपको जो एडवांस मिलेगा जो 1 मंथ एक्सपेंस, 1 मंथ में जितना एक्सपेंस होगा उतना ही आपको नॉर्मल टूर में एडवांस मिलेगा, मगर 4 मंथ्स के लिए आप जा रहे हो। ठीक है, तो 120 डेज के लिए आप जा रहे हो टूर की ट्रेनिंग में, मगर आपको जो एडवांस मिलेगा जो 1 मंथ में जो एक्सपेंस होगा उतना ही एडवांस मिलेगा। ओके, टू एंड फ्रो जर्नी इंक्लूडेड 1 मंथ एक्सपेंस ही मिलेगा। और नेक्स्ट है जो प्रोलॉन्ग्ड और डिफिकल्ट एरिया टूर है। यहां पर देखिए प्रोलॉन्ग्ड और डिफिकल्ट एरिया टूर, इसमें एडवांस कवर्स डीए प्लस फेयर्स, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जैसे ट्रांसपोर्ट हायर, आप हायरिंग किया कि टेंट्स की रिकॉर्ड्स एटसेट्रा। तो उस केस में यदि आपको डिफिकल्ट एरिया में आप जा रहे हो, कोई सर्वे के लिए आप डिफिकल्ट एरिया को जा रहे हो, कोई रिमोट एरिया को आप जा रहे हो, तो उस केस में आपका डीए रहेगा, फेयर्स रहेगा और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी रहेगा। कभी कभी आप हायर कर रहे हो, ओके, ट्रांसपोर्ट हायर कर रहे हो, कभी टेंट जो है टेंट के ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, ठीक है, ये सब। मगर यहां पर जो होगा गिवन अप टू 6 वीक्स आपको जो एडवांस मिलेगा, गिवन अप टू 6 वीक्स मींस इट मींस 42 डेज तक आपको एडवांस दिया जाएगा। जो 42 डेज में जो एक्सपेंस होगा उतना ही आपको एडवांस दिया जाएगा। तो यहां पर दो चीज रखिए, नॉर्मल टूर में अप टू 1 मंथ एक्सपेंसेस, जो 1 मंथ में जितना खर्च होगा उतना दिया जाएगा, और डिफिकल्ट टूर में गिवन अप टू 6 वीक्स। ठीक है, eligibility advance is allowed in all cases where TA is admissible, that is official tour। ये तो कॉमन चीज है। अच्छा, एडजस्टमेंट जो कैसे करेंगे, यदि आप एडवांस लिया है तो आप रिटर्न आ जाएंगे, आपका टूर खत्म हो गया, ट्रेनिंग खत्म हो गया, तो एडवांस मस्ट बी एडजस्टेड विद इन 15 डेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टूर। जब टूर खत्म हो गया, आप आकर फिर आपका हेडक्वार्टर ज्वाइन कर लिया, आपका ऑफिस, तो विद इन 15 डेज में आपको एडवांस जो लिया था उसको एडजस्ट करना है। यदि आप लीव ले लिए, सपोज टूर के बाद आप लीव ले लिए, तो ये लीव खत्म होने के बाद आप जब ज्वाइन करोगे वहां से आपका 15 डेज काउंट होगा आफ्टर रीजॉइनिंग ड्यूटी इफ लीव टेकन इमीडिएटली आफ्टर टूर। ठीक है, तो एडजस्टमेंट टाइम 15 डेज रहेगा, विद इन 15 डेज जब आप रिटर्न आकर ज्वाइन करोगे वहां से आपको 15 डेज के अंदर आपको एडवांस को एडजस्ट करना है। और यदि आप टूर के बाद, इमीडिएटली टूर के बाद आप लीव लेते हो, तो आफ्टर रीजॉइनिंग ड्यूटी, ओके, विद इन 15 डेज आपको एडवांस को एडजस्ट करना है। ठीक है, क्लियर। सेकेंड एडवांस रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, जब तक फास्ट नॉर्मल है, जब तक फास्ट एडवांस एडजस्ट नहीं हुआ है, सेकेंड एडवांस नहीं मिलेगा। ये दे दिया, सेकेंड एडवांस नॉट अलाउड अनटिल फास्ट एडवांस इज फुल्ली एडजस्टेड। एक एडवांस आप लिया था, जब तक वो फुल्ली एडजस्ट नहीं हुआ है तब तक आपको सेकेंड एडवांस नहीं दिया जाएगा, ये रूल है। मगर कभी कभी एक्सेप्शन है, क्योंकि आपका एक एडवांस लिया था, आप रिटर्न आ गए इमीडिएटली, फिर आपका जर्नी स्टार्ट हो गया, आपके पास टाइम नहीं है कि फास्ट एडवांस को आपको सेटल करने के लिए, तो उस केस में आपको सेकेंड एडवांस मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए, सेकेंड एडवांस एक्सेप्शन केस में सेकेंड एडवांस कैन बी गिवन इफ अनदर टूर स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर फास्ट। फास्ट खत्म हो गया, इमीडिएटली सेकेंड टूर स्टार्ट हो गया, तो नो टाइम टू सबमिट टीए बिल फॉर फास्ट एडवांस, आपके पास टाइम ही नहीं है
जो फर्स्ट एडवांस लिया था उसका टीए बिल सबमिट करने के लिए, तो उस केस में आपको सेकंड एडवांस दिया जाएगा। अदर केस में, नॉर्मल केस में, जो आप फर्स्ट एडवांस लिया था, फर्स्ट उसको कंप्लीट एडजस्ट करने के बाद ही सेकंड एडवांस आपको मिलेगा। मगर ऐसा एक्सेप्शन केस में क्या है, आपका फर्स्ट टूर खत्म हो गया मगर इमीडिएटली सेकंड टूर स्टार्ट हुआ और उसमें आपके पास टाइम नहीं है फर्स्ट टूर का इट मींस टीए बिल को सबमिट करने के लिए, तो उस केस में सेकंड एडवांस आपको दे दिया जाएगा, चाहे फर्स्ट एडवांस आपका क्लियर नहीं है। रिकवरी तो टीए बिल से वो रिकवरी होता है जो एडवांस लेते हो बाय एडजस्टमेंट फ्रॉम टीए बिल सबमिटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जर्नी। ठीक है, यदि आपको कुछ देना है, आप ज्यादा लिया था और आप अभी जो क्लेम कर रहे हो कम है, सपोज आप जैसे 50,000 एडवांस लिए थे, ठीक है, मगर आप अभी क्लेम कर रहे हो 40,000, आप अभी क्लेम कर रहे हो 40,000, तो आपको तो रिकवरी होगा 10,000, होगा कि नहीं? तो वही है रिकवरी रिलेटेड मैटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। टाइम लिमिट देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम्स फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस। नॉर्मल टाइम लिमिट है, टीए क्लेम मस्ट बी सबमिटेड विद इन 60 डेज। अच्छा, एडवांस लिया है तो 15 डेज, मगर आप एडवांस नहीं लिया है तो ये सब विदाउट एडवांस है, याद रखिए। ये जो है कंफ्यूजन नहीं होना, टाइम लिमिट विदाउट एडवांस नहीं लिया है, विदाउट एडवांस में लिख दिया, क्लियर? तो उस केस में क्या होगा, जो टीए क्लेम मस्ट बी सबमिटेड विद इन 60 डेज। अच्छा, फ्रॉम सक्सीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी। अच्छा, ये जो 60 डेज केस से काउंट होगा, सपोज आपका आज जर्नी खत्म हुआ, मार्च 22 में आपका जर्नी कंप्लीट हुआ, तो आपका ये 60 डेज कहां से काउंट होगा? मार्च 23 से हम 60 डेज काउंट करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल टाइम लिमिट है, टीए क्लेम मस्ट बी सबमिटेड विद इन 60 डेज। ओके, फ्रॉम सक्सीडिंग दिया है, इसको याद रख, सक्सीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी। आज टुडे आपका जर्नी कंप्लीट हो गया, आप रिटर्न आकर ज्वाइन किए, ठीक है, ऑफिस आ गए, और नेक्स्ट डे से आपका 60 डेज काउंट होगा, मार्च 23 से। मार्च 23 आपका फर्स्ट डे होगा, जो 60 डेज हम काउंट करेंगे, तो उसी के अंदर आपको टीए बिल सबमिट करना है। ठीक है, अच्छा, इफ नॉट सबमिटेड विद इन 60 डेज क्लेम इज फॉरफिटेड। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन स्पेशल केस, रिटायरमेंट टाइम। अच्छा, एसआर 194 है, रूल पोजीशन को याद रखिए, जो रिटायरमेंट टाइम लिमिट 180 डेज है, सक्सीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी। जो आप न्यू जगह में आप सेटल हो गए, जब आप न्यू जगह में सेटल, सपोज आज आप जर्नी, आपका जर्नी पीरियड आज खत्म हुआ 22 मार्च, आप जो चाहे आपका होम टाउन है कि कोई न्यू प्लेस में आप जाकर पहुंच गए, तो आपका जो ये 180 डेज काउंट होगा 23 मार्च से। ये 23 मार्च आपका फर्स्ट डे रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर दे दिया रिटायरमेंट टाइम लिमिट 180 डेज 6 मंथ्स सक्सीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी। कंप्लीशन ऑफ जर्नी मींस आप जो आपका जो पेरेंट हेडक्वार्टर था वहां से आप जाओगे, आपका होम टाउन में आप सेटल हो कि एनी अदर प्लेस में, जब आप वहां पे पहुंच गए, आज पहुंच गए, को कल आपका फर्स्ट डे होगा, ये जो 180 डेज हम लिमिट रखा है। ठीक है, तो रिटायरमेंट के लिए 180 डेज 6 मंथ्स। ठीक है, अच्छा, फैमिली सेपरेट जर्नीज ड्यू टू परमानेंट ट्रांसफर। इसमें ड्यू टू परमानेंट ट्रांसफर में आप दोनों को एक्चुअली फैमिली और सेपरेट जर्नी, आपका फैमिली इट मींस न्यू हेडक्वार्टर जाएगा और आप भी जाएंगे। इफ ऑफिसर एंड फैमिली ट्रैवल सेपरेटली, दोनों अलग अलग टाइम में जाएंगे, तो ईच जर्नी काउंटेड सेपरेटली 60 डेज लिमिट अप्लाइज इंडिविजुअली। सेपरेट होगा जो 60 डेज, जो टीए क्लेम जो सबमिट करेंगे, जो 60 डेज जो लिमिट होगा वो सेपरेटली होगा। भाई विद इन 60 डेज सक्सीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी, सक्सीडिंग द डेट, ये इसको कंफ्यूजन नहीं होने, सक्सीडिंग द डेट, आज जर्नी खत्म हुआ, कल से स्टार्ट होगा आपका जो फर्स्ट डे, ये जो 60 डेज लिमिट। तो ऑफिसर एंड फैमिली सेपरेटली वो न्यू हेडक्वार्टर जाएंगे, तो उनका जो टीए क्लेम का जो टाइम रहेगा 60 डे लिमिट अलग अलग रहेगा। ओके, मगर सक्सीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी। अच्छा, पर्सनल इफेक्ट्स आप लेते हो क्योंकि परमानेंट ट्रांसफर है, पर्सनल इफेक्ट्स और कन्वेयंस। पर्सनल इफेक्ट में आपका हाउस होल्ड आर्टिकल्स, और कन्वेयंस आपका कोई व्हीकल्स है, कार है कि बाइक है, तो उसको लेकर जाओगे। अच्छा, उसको भी क्लेम करोगे, तो विद इन 60 डेज सक्सीडिंग द डेट ऑफ डिलीवरी एट न्यू स्टेशन। जब ये हाउस होल्ड गुड्स और आपका कार की बाइक जब डिलीवरी हो गया न्यू स्टेशन में, आज डिलीवरी हो गया, तो कल से स्टार्ट होगा ये 60 डेज, कल से स्टार्ट होगा। ठीक है,
तो विद इन 60 days सक्सीडिंग द डेट ऑफ डिलीवरी एट न्यू स्टेशन। अच्छा, डेट ऑफ सबमिशन देखिए, यदि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ सबमिशन इंपॉर्टेंट। इफ ऑफिसर इज ओन कंट्रोलिंग ऑफिसर, जो ऑफिसर है वो खुद का कंट्रोलिंग ऑफिसर है। ओके, इफ ऑफिसर इज ओन कंट्रोलिंग ऑफिसर तो डेट होगा व्हेन क्लेम सबमिटेड टू ट्रेजरी और कैश सेक्शन। जो 60 डेज लिमिट रहेगा जब आप ट्रेजरी और कैश सेक्शन में जो जमा करोगे लेकर आपका क्लेम को, यदि आप खुद का कंट्रोलिंग ऑफिसर हो 60 डेज के अंदर आपको ट्रेजरी और कैश सेक्शन में जमा करना पड़ेगा। देखिए यहां पर एग्जांपल, जर्नी कंप्लीटेड 1 जनवरी, ठीक है, और क्लेम गिवन टू ट्रेजरी 25 फरवरी। आपका जर्नी कंप्लीट हुआ 1 जनवरी में, आप ट्रेजरी में सबमिट कर रहे हो 25 फरवरी, तो आपका सक्सीडिंग जो जर्नी कंप्लीट हुआ 1 जनवरी, तो ये जो 60 डेज लिमिट है, यही एग्जांपल में 60 डेज लिमिट जो है कब से काउंट होगा ना, सेकेंड जनवरी से, क्योंकि आपका जर्नी खत्म हुआ 1 जनवरी, तो ये जो 60 डेज लिमिट कहां से काउंट होगा, 2 जनवरी से। सो 2 जनवरी 25 फरवरी विद इन टाइम है, 60 डेज विद इन 60 डेज है। ओके, इवन यू प्रिपेयर द बिल अर्लियर ओनली ट्रेजरी सबमिशन डेट मैटर्स। यहां पर ट्रेजरी सबमिशन डेट मैटर्स, जो 60 डेज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जर्नी खत्म हुआ 1 जनवरी, तो सक्सीडिंग डेट ना, सक्सीडिंग इट मींस डेट को हम लेंगे तो 1 जनवरी में आपका जर्नी खत्म हो रहा है, तो ये जो 60 डेज लिमिट कहां से काउंट होगा, 2 जनवरी से। तो आप कब ट्रेजरी में सबमिट किया, 25 फरवरी में, तो 2 जनवरी टू 25 फरवरी वो विद इन 60 डेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओनली ट्रेजरी सबमिशन डेट मैटर्स यहां पर है यदि ऑफिसर खुद का कंट्रोलिंग ऑफिसर है, ठीक है। और नेक्स्ट वन, यदि ऑफिसर इज नॉट हिज कंट्रोलिंग ऑफिसर, तो बाकी आप हेड ऑफ ऑफिसर कंट्रोलिंग ऑफिसर को जो जमा करते हो 60 डेज लिमिट, रूल डेट व्हेन क्लेम इज सबमिटेड टू द हेड ऑफ ऑफिसर कंट्रोलिंग ऑफिसर। यहां पर ट्रेजरी को हम नहीं देखेंगे, क्योंकि जो ऑफिसर है वो उसका खुद का कंट्रोलिंग ऑफिसर नहीं है, उसका कंट्रोलिंग ऑफिसर अलग है, ठीक है। तो इसमें आप कहां पर डिपॉजिट करोगे, मेन देखा जाएगा हेड ऑफ द ऑफिस और कंट्रोलिंग ऑफिसर कब जमा कर रहे हो, क्या वो 60 डेज लिमिट के अंदर आ रहा है कि नहीं। देखिए जर्नी कंप्लीटेड 1 जनवरी, तो ये जो 60 डेज लिमिट है, 60 डेज लिमिट कहां से शुरू होगा, 60 डेज लिमिट 2 जनवरी से शुरू होगा, ठीक है। सबमिटेड टू कंट्रोलिंग ऑफिसर 20 फरवरी, आपको तो वही उन्हीं को ही जमा करना है, आपका जो हेड ऑफ ऑफिस है और कंट्रोलिंग ऑफिसर है। ट्रेजरी को 10 मार्च को चला गया, मगर यहां पर जो हम काउंट करेंगे मेनली 2 जनवरी टू 20 फरवरी, क्योंकि 20 फरवरी में कंट्रोलिंग ऑफिसर को जमा किया गया, विद इन टाइम है। हम नहीं देखेंगे कि कब जाकर ट्रेजरी में जमा हो रहा है, क्योंकि जब कोई ऑफिसर का वो खुद का कंट्रोलिंग ऑफिसर नहीं है तो वो जमा होगा हेड ऑफ द ऑफिस और कंट्रोलिंग ऑफिसर, मगर एक ऑफिसर इज इज ओन कंट्रोलिंग ऑफिसर तो वो वहां पर ट्रेजरी सबमिशन, ठीक है। even the treasury got it late, it is valid because you submitted in time to controlling officer, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देना है आपको। तो वेरी लेट हो जाता है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप टीए क्लेम आप सबमिट नहीं कर पाए कुछ सम सर्टन सर्कमस्टांसेस से, सर्टन ऑथेंटिक रीजन से, सो यू कुड नॉट सबमिट योर टीए क्लेम, और ये ग्रेटर देन 1 ईयर हो गया, SR 194A बोल रहा है रूल पोजीशन, तो उसको मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड बाय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट का हेड है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, और कब आपको पेड किया जाएगा, जब आपका क्लेम जेन्युइन होगा, कि जेन्युइन मींस एक्चुअली क्लेम जेन्युइन है, और आप रीजन भी देंगे कि ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस सर्कमस्टांसेस एक्चुअली आई कुड नॉट सबमिट बिल विद इन द टाइम लिमिट एंड अनफॉर्चुनेटली इट इज बियॉन्ड 1 ईयर। तो यदि आप कैन बी पेड ओनली इफ क्लेम इज जेन्युइन एंड डिले हैज वैलिड रीजंस, मगर यहां पर इन्वेस्टिगेट करेंगे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। यदि ग्रेटर देन, ये रखिए वेरी लेट केसेस ग्रेटर देन 1 ईयर, ठीक है। तो आज इतना ही था, अभी हम 25 MCQs को चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा परमानेंट ट्रांसफर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ए लोकल जर्नी इन्वॉल्विंग एन एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर्स फॉर 9 आवर्स व्हाट इज द एडमिसिबल लम्प सम डी अमाउंट। अच्छा, यहां पर लोकल जर्नी है 6 आवर्स टू 12 आवर्स, ठीक है। तो एक्चुअली नॉर्मली कितना होता है, 6 आवर्स टू 12 नॉर्मली आपका 70% होता है, मगर लोकल जर्नी में आपको कितना मिलेगा, हाँ 35%, 50% मिलेगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल एन लिख दिया,
मगर ये लोकल जर्नी है तो उसका नॉर्मल का 50% मिलेगा, 35%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 2, what is the rule regarding daily allowance when an employee is sent to a temporary duty point for a long term assignment 200 days के लिए? आप जो टेम्पररी ड्यूटी पॉइंट एक लॉन्ग 200 डेज के लिए आप चले गए, तो आपका डेली अलाउंस कब तक मिलेगा? फास्ट 180 डेज। डीए इज पेड ओनली फॉर द फास्ट 180 डेज। ऑप्शन सी। चाहे आपको 200 डेज के लिए भेज दिया गया, मगर आपको जो डेली अलाउंस मिलेगा वो फास्ट 180 डेज के लिए मिलेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इज माइलेज अलाउंस परमिसिबल फॉर ए जर्नी दैट इज विद इन 8 किलोमीटर? में बताया था लेस देन 8 किलोमीटर, लेस देन इक्वल टू कर दीजिए, क्योंकि बियॉन्ड 8 किलोमीटर लोकल जर्नी काउंट होता है। लेस देन 8 किलोमीटर ओनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ओनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ओनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो आप एक्सपेंस करोगे वही रिइंबर्स होगा। नो माइलेज अलाउंस, नो माइलेज अलाउंस, यहां पर कोई माइलेज अलाउंस नहीं है कि आपका डेली अलाउंस भी नहीं है विद इन 8। ओनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे आप बस है कि ट्रेन है, ठीक है, यदि ट्राम है, उसमें आप ट्रैवल करते हो, जो भी खर्च होता है वही एक्सपेंस होगा। तो उसमें नो माइलेज अलाउंस, नो डीए, नो डेली अलाउंस, तो उसमें क्लियर नो माइलेज अलाउंस इज अलाउड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेली अलाउंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग इन इंडिया करेक्ट? ड्यूरिंग ट्रेनिंग इन इंडिया, अच्छा, करेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे। If boarding and lodging are not provided, an employee is entitled to full DA for the first 108 days. बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटी नहीं है, फर्स्ट 180 डेज आपको फुल डीए मिलेगा। अच्छा, यदि इफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग आर प्रोवाइडेड, द एम्प्लॉय रिसीव्स फुल डीए फॉर द फर्स्ट 30 डेज एंड हाफ डीए फॉर 150 डेज। करेक्ट है। ये जहां पर बोर्डिंग लॉजिंग दोनों मिलता है, बोर्डिंग मिलता है, लॉजिंग दोनों मिलता है, तो फर्स्ट 30 डेज फुल डीए, ठीक है, और नेक्स्ट जो 150 डेज, नेक्स्ट 150 डेज हाफ डीए, यही है ना। तो सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। डीए इज एडमिसिबल बियॉन्ड 180 डेज एट ए रिड्यूस्ड रेट ऑफ 20, ये क्योंकि 180 डेज के बाद कोई डीए नहीं मिलेगा। यहां पर दिया है डीए इज एडमिसिबल बियॉन्ड 180 डेज एट ए रिड्यूस्ड रेट ऑफ 28%, नो। तो ओनली फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रेनिंग at different locations. When training is conducted at two different stations, theory and practical, the 180 day limit as DA starts fresh at the second station. Correct है। If an employee is sent on a tour during the training period, a separate DA period of 180 days is granted for that tour. अच्छा, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, आपका ट्रेनिंग चल रहा है, फिर आपको भेज दिया, वही ट्रेनिंग स्टेशन से आपको टूर के लिए भेज दिया गया, तो कोई सेपरेट नहीं होगा, वही फर्स्ट 180 डेज लिमिट रहेगा। तो यहां पर दिया है सेपरेट डीए पीरियड ऑफ 180 डेज इज ग्रांटेड फॉर दैट टूर। ये गलत है, क्योंकि आप ऑलरेडी टेम्पररी ड्यूटी पॉइंट में है ट्रेनिंग पीरियड में, वहां से आपको और एक जगह को भेज दिया गया ट्रेनिंग के लिए, तो वहां पे सेपरेट यानी फ्रेश 180 डेज जो लिमिट है, जो फर्स्ट 180 डेज लिमिट है, नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं बताया था आपका, जैसे ये है आपका परमानेंट है, ये परमानेंट है, तो यहां से आप टेम्पररी ड्यूटी पॉइंट सपोज आप दिल्ली गए, यहां से फिर आप मुंबई चले गए ट्रेनिंग के लिए, यहां से आपको भेज दिया गया, तो परमानेंट से तो आप भेज दिया गया। यहां पर देखिए, आप दिल्ली में आपका ट्रेनिंग चल रहा था, वहां से फिर आप मुंबई चले गए, और यहां पर सेपरेट जो आप जो टेम्पररी ड्यूटी पॉइंट दिल्ली था, वहां से आप मुंबई गए, कि आपका जो सेपरेट 180 डे लिमिट रहेगा वो नहीं रहेगा। यहां पे दोनों मिला के फर्स्ट 180 डेज जो लिमिट रहेगा वही रहेगा। तो सेकेंड वन, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड गलत है। ट्रेनिंग विद इन द सेम अर्बन एग्लोमरेशन, नो टीएडीए। आप देखा होगा सेम हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग हो रहा है, नो टीएडीए, और अर्बन एग्लोमरेशन में ट्रेनिंग हो रहा है, नो टीएडीए। तो
ट्रेनिंग विद इन द सेम अर्बन एग्लोमरेशन सेम सिटी एरिया डज नॉट एंटाइटल, तो ये करेक्ट है। ओके, डज नॉट एंटाइटल द एम्प्लॉई टू टीएडीए, तो ओनली इनकरेक्ट पूछा है सेकंड ओनली, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इफ ट्रेनिंग इज एट हेडक्वार्टर्स टीएडीए इज एडमिसिबल। नो, हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग हो रहा है, हम रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस नहीं देखेंगे कि जो ड्यूटी पॉइंट टू ट्रेनिंग सेंटर, नो टीएडीए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। एचआरए ड्यूरिंग ट्रेनिंग इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द रेट्स एप्लीकेबल एट द ट्रेनिंग स्टेशन, ये गलत है। जब आप ट्रेनिंग में हो, आपका जो एचआरए रेट रहेगा, आपका पेरेंट हेडक्वार्टर का जो रेट है वही रहेगा, पेरेंट हेडक्वार्टर का जो एचआरए रेट वही रहेगा, ट्रेनिंग स्टेशन का नहीं रहेगा, ये गलत है। इवन आफ्टर डीए स्टॉप्स post 180 days HRA continues to be paid, yes, HRA continues to be paid at the parent headquarter rate। आपका 180 डेज के बाद डीए स्टॉप हो जाएगा, मगर आपका जो एचआरए जो मिल रहा है, जो आपका पेरेंट हेडक्वार्टर का रेट के हिसाब से वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। नो टीएडीए इज एडमिसिबल फॉर ट्रेनिंग आउटसाइड द अर्बन एग्लोमरेशन, तो यहां पर दिए नो टीएडीए, ओके, नो टीएडीए इज एडमिसिबल, ये गलत है। आउटसाइड द अर्बन एग्लोमरेशन टीएडीए मिलेगा, विद इन अर्बन एग्लोमरेशन ट्रेनिंग हो रहा है, नो टीएडीए, कि विद इन हेडक्वार्टर ट्रेनिंग हो रहा है, नो टीएडीए। आउटसाइड, नो टीएडीए इज एडमिसिबल फॉर द ट्रेनिंग आउटसाइड द, तो ये तो गलत है, तो ओनली करेक्ट है आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, if a training course in India exceeds 180 days, the employee has which of the following options? मैं बताया था कि ग्रेटर देन 180 डेज है, तो आपके लिए दो ऑप्शन है, चाहे एक ऑप्शन है आइदर टीटीए आप लो, आइदर आप टीटीए ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस जो परमानेंट में होता है, नहीं तो आप टीएडीए जो होता है ट्रेनिंग टूर में, तो आइदर और जिसको भी चूज कर सकते हो। तो क्लेम टीएडीए एज ऑन टूर फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग, ठीक है। क्लेम टीएडीए एज ऑन ट्रांसफर इंक्लूडिंग शिफ्टिंग और पोस्टिंग, ठीक है। क्लेम टीएडीए एज ऑन टूर ओनली फॉर द फर्स्ट 180 डेज, तो यहां पर जो पूछा है, इफ ए ट्रेनिंग कोर्स इन इंडिया एक्सीड्स 180 डेज द एम्प्लॉय हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, और एक बार अच्छे से देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सीड्स 180 डेज, क्लेम टीएडीए एज ऑन टूर फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग, ठीक है। क्लेम टीएडीए एज ऑन ट्रांसफर, ठीक है। क्लेम टीएडीए एज ऑन टूर ओनली फॉर द फर्स्ट, ये नहीं है, ये नहीं है, फर्स्ट टू ही ऑप्शन है, तो फर्स्ट एंड सेकंड होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइदर आपको इस केस में क्या है, यदि ग्रेटर देन 180 डेज आपका ट्रेनिंग है, आपके लिए दो ऑप्शन है, चाहे आप टीटीए लो ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस जो परमानेंट ट्रांसफर में मिलता है, और नहीं तो आप जितना दिन का ट्रेनिंग होगा उसके लिए आप टीएडीए लो, ठीक है, आइदर और। तो ये नहीं है कि कोई ये नहीं कि फर्स्ट 180 डेज के लिए आप ओनली टीएडीए क्लेम करोगे, ऐसा नहीं, आप कोई भी ऑप्शन चूज करो, इधर टीटीए चूज करो नहीं तो टीएडीए ऑप्शन चूज करो जो टेम्पररी ट्रांसफर में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, identify the correct statement regarding the deputation of lady candidate for training. Lady candidate must attend training regardless of pregnancy stage to ensure promotion. Lady candidates at an advanced stage of pregnancy or with very small babies may not be deputed for training until their situation improves. यही correct होगा। Only lady candidates with small babies are exempt from training. Pregnant candidates must attend. No. Postponement of training for lady candidates is only allowed for a maximum 90 days. देखिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि मैं बताया था यदि जो लेडी एम्प्लॉय है यदि वो एडवांस प्रेगनेंसी स्टेज में है तो उसको ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जाएगा, डिप्यूट नहीं किया जाएगा। और एक है यदि उसके पास स्मॉल बेबी है और दोनों केस में सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुआ है तो उनको ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जाएगा। तो आप सिचुएशन को देखना है, एडवांस प्रेगनेंसी स्टेज और स्मॉल बेबी, यदि सिचुएशन ठीक नहीं है ट्रेनिंग के लिए डिप्यूट नहीं किया जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर देखिए, रिगार्डिंग ए टेम्पररी ट्रांसफर फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, हम देखेंगे, ठीक है।
जो टेम्पररी ट्रांसफर नॉट एक्सीडिंग 108 डेज है, द ट्रांसफर इज ट्रीटेड एज ऑन टूर फॉर द पर्पज ऑफ टीए एंड डीए, करेक्ट है। डेली अलाउंस इज एडमिसिबल फॉर द एंटायर ड्यूरेशन इवन इफ इट एक्सीड्स 108 डेज, नो, फास्ट 180 डेज आपको टीएडीए मिलेगा, बियॉन्ड 180 डेज टीएडीए नहीं मिलेगा। नो ज्वाइनिंग टाइम इज अलाउड, ओनली एक्चुअल ट्रांजिट टाइम, ठीक है। एडवांस ऑफ पे इज नॉट परमिटेड फॉर सब ट्रांसफर, ठीक है, कोई एडवांस ऑफ पे यहां पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर इनकरेक्ट पूछा है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए लॉन्ग टर्म ट्रांसफर originally greater than 180 days is later reduced to a period of 180 days or less, what happens to the TA claim? इसमें मैं बताया था, यदि आपको पहले लॉन्ग ट्रांसफर का ऑर्डर मिला था, अभी उसको मॉडिफाई करके शॉर्ट ट्रांसफर कर दिया गया 180 डेज की लेस, तो यहां पर टीए क्लेम क्या होगा, तो आपका कोई भी ऐसा एडजस्ट जैसे किया जाएगा, आपका डिसएडवांटेज नहीं होगा। ऑप्शन सी, द टीए क्लेम ओरिजिनली अलाउड शुड नॉट बी चेंज्ड टू द एडवांटेज ऑफ द ऑफिशियल, ये सेंटेंस है, द टीए क्लेम ओरिजिनली अलाउड शुड नॉट बी चेंज्ड टू द डिसएडवांटेज ऑफ द ऑफिशियल। यदि पहले लॉन्ग ट्रांसफर था, अभी शॉर्ट ट्रांसफर को कन्वर्ट कर दिया गया, तो जो आप उस समय जो क्लेम किए थे आप, तो टीटीए क्या होगा, सीटीजी, पर्सनल इफेक्ट, आपका ट्रैवल आपका और फैमिली का, ये सब था ना। तो अभी शॉर्ट आ गया, शॉर्ट मीन्स टीएडीए, तो उसमें जो भी था वो डिसएडवांटेज ऑफिशियल के लिए जैसे नहीं होगा, उसको सडनली नहीं बोला जाएगा कि आप इतना पैसा रिटर्न कर दो, ये कर दो, ये नहीं होगा। जो बाद में आप टीएडीए जब आप इट मींस दे दोगे, और उसके हिसाब से वो एडजस्ट होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा यहां पर अकॉर्डिंग टू SR 114, इफ ए शॉर्ट ट्रांसफर था, अभी लॉन्ग ट्रांसफर लेटर एक्सटेंडेड बियॉन्ड 108 डेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स मस्ट बी फॉलोड। मैं बताया था, अभी शॉर्ट ट्रांसफर को कन्वर्ट कर दिया गया लॉन्ग ट्रांसफर, तो इसके लिए फ्रेश ऑर्डर इशू होगा, ओके, इसके लिए फ्रेश ऑर्डर इशू होगा, इसके लिए फ्रेश ऑर्डर इशू होगा, और जो ऑर्डर इशू होगा, ऑर्डर का डेट देखना है, ऑर्डर का जो फ्रेश ऑर्डर का डेट को देखना है, जो डेट होगा अप टू दैट डेट डीए मिलेगा, अप टू दैट डेट डीए मिलेगा, ठीक है, क्लियर। और बाकी जो वो एडजस्ट किया जाएगा बाद में। तो देखिए, ए फ्रेश ट्रांसफर ऑर्डर मस्ट बी इशूड, करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है। डीए इज अलाउड ओनली अप टू द डेट ऑफ द न्यू ऑर्डर, मैं बताया था, ये करेक्ट है। जो ऑर्डर का डेट होगा, एक ऑर्डर आपको मिलेगा कि आपका इतना दिन का शॉर्ट ट्रांसफर था, अभी वो इतना दिन का लॉन्ग ट्रांसफर हो गया, तो जो ऑर्डर का डेट होगा तब तक आपको डीए मिलेगा, ठीक है। और जो अर्लियर टीएडी आप लिया था वो एडजस्ट होगा, क्योंकि अभी आप क्लेम करोगे सीटीजी, पर्सनल इफेक्ट, आपका जो हाउस होल्ड गुड्स, ठीक है, आपका कन्वेयंस, आपका पास कार है कि बाइक है, ओके, उसका भी कन्वेयंस अलाउंस, और बाकी आपका जो ट्रैवल, तो सब में जो अर्लियर टीएडीए लिए थे वो एडजस्ट होगा, विल बी एडजस्ट। तो तीनों करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है, यहां पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इन द कंटेस्ट ऑफ जर्नी and joining rules for a transfer up to 108 days, which statement is correct? The employee is entitled to 10 days, कोई joining time नहीं मिलेगा, temporary transfer up to 180 days, up to 180 days कोई joining time नहीं मिलेगा, only transit time मिलेगा, आपका journey period, okay। The employee is treated as being on long transfer for journey purposes, no, ये short transfer है up to 180 days, only actual transit time is allowed, similar to two rules, ये correct है। ज्वाइनिंग टाइम इज अलाउड ओनली इफ द डिस्टेंस एक्सीड्स 1000, ऐसा कुछ नहीं है, तो यहां पर करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, असर्शन रीजन है। फर्स्ट असर्शन देखिए, फॉर ए ट्रांसफर ऑफ 150 डेज एन एम्प्लॉय कैन नॉट ड्रॉ एन एडवांस ऑफ पे, करेक्ट है। शॉर्ट ट्रांसफर में आपको कोई एडवांस ऑफ पे का, जो बेसिक पे के ऊपर एडवांस नहीं मिलेगा। Reason transfers up to 180 days are treated as being on tour and tour rules generally do not provide for an advance of monthly pay, तो ये दोनों करेक्ट है। तो ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके, दोनों करेक्ट है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो रीजन है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14,
करेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे। एयर ट्रैवल बुकिंग रिलेटेड है। बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स कैन ओनली बी इनिशिएटेड आफ्टर द ऑफिशियल टूर अप्रूवल इज प्रोसेस्ड। ऐसा नहीं है, मैं बताया था कि यदि आपका टूर अंडर प्रोसेस है तभी भी आप टिकट बुक कर सकते हो, एयर टिकट। एयर ट्रैवल बिटवीन अगरतला एंड कोलकाता इज परमिटेड टू त्रिपुरा एम्प्लॉइज। ठीक है, जो त्रिपुरा एम्प्लॉइज है वो अगरतला की कोलकाता से जा सकते हैं। टिकट शुड बी बुक्ड एटलीस्ट 21 days इन एडवांस टू अवेल ऑफ चीपर फेयर्स। करेक्ट है। एम्प्लॉइज मस्ट ऑलवेज बुक द बेस्ट अवेलेबल फेयर विद इन देयर एंटाइटलमेंट। ठीक है, तो करेक्ट मीन्स 2, 3, 4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को देखेंगे। ठीक है, मैं इनकरेक्ट को अंडरलाइन कर दिया। बाल्मर लरी एंड कंपनी लिमिटेड एंड आईआरसीटीसी आर द ओनली ऑथराइज्ड एजेंसीज फॉर बुकिंग। ये गलत है, क्योंकि और अशोका ट्रैवल्स एंड टूर्स ये तो नहीं है, एटीटी तीनों है ना। बाल्मर लरी एंड कंपनी लिमिटेड, आईआरसीटीसी एंड अशोका ट्रैवल्स एंड टूर्स वो नहीं है, तो ये गलत है। दोनों दे दिया, अशोका इट मींस ट्रैवल्स एंड टूर्स को छोड़ दिया। नॉन स्टॉप फ्लाइट शुड बी प्रीफर्ड ओवर कनेक्टेड फ्लाइट्स। ठीक है। An undertaking in the prescribed pro forma must be submitted within 72 hours of completing journey. Yes, आपका जर्नी कंप्लीट होगा तो 72 आवर्स के अंदर आपके अंडरटेकिंग प्रो फॉर्मा सबमिट करना है। एजेंसी चार्जेस और कन्वीनियंस फीस पेड टू द ट्रैवल एजेंट आर फुली रिम्बर्सेबल। नहीं, कोई एजेंसी और कन्वीनियंस फी एक्चुअली ये जो बाल्मर लरी की आईआरसीटीसी की अशोका टूर्स एंड ट्रैवल्स वो डिमांड नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो रिम्बर्स नहीं होगा। तो यहां पर जो इनकरेक्ट है 1 and 4, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 रिगार्डिंग स्पेशल केसेस फॉर नॉन एंटाइटल्ड स्टाफ। ठीक है, करेक्ट हम देखेंगे। स्पेशल केसेस, 1 नॉन एंटाइटल्ड स्टाफ मेंबर कैन अकम्पनी ए मिनिस्टर ऑन ए प्राइवेट टूर। मैं बताया था जब ऑनरेबल मिनिस्टर वो चाहे प्राइवेट के ऑफिशियल टूर में जा रहे हैं उनको अकम्पनी कर सकता है एक नॉन एंटाइटल्ड स्टाफ मेंबर, जो एयर ट्रैवल के लिए एलिजिबल एंटाइटल नहीं है मगर वो अकम्पनी कर सकता है। अच्छा, इफ मोर देन 1 नॉन एंटाइटल ऑफिसर अकम्पनीज ए वीआईपी डेलीगेशन, अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे ये भी ठीक है, मैं बताया था यदि वीआईपी और कोई फॉरेन डेलीगेशन को अकम्पनी करता है एक नॉन एंटाइटल ऑफिसर, तब फाइनेंशियल एडवाइजर का अप्रूवल चाहिए, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री का जो फाइनेंशियल एडवाइजर है। मगर यदि मोर देन 1 नॉन एंटाइटल ऑफिसर वो अकम्पनी करते हैं वीआईपी और फॉरेन डेलीगेशन को, तो वहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल चाहिए। यहां पर मोर देन 1 है तो ये ठीक है। स्पोर्ट्स टीम्स, जब कोई ऑफिशियल स्पोर्ट्स टीम्स पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में, वो इकोनॉमी क्लास नॉट बिजनेस क्लास, ये गलत है, बिजनेस क्लास नहीं है, इकोनॉमी क्लास। सिंगल नॉन एंटाइटल ऑफिसर्स अकम्पनिंग फॉरेन डेलीगेशंस मस्ट बी क्लियर्ड बाय द फाइनेंशियल एडवाइजर। करेक्ट है। यदि कोई वीआईपी की कोई फॉरेन डेलीगेशन को एक नॉन एंटाइटल ऑफिसर अकम्पनी करता है उसको अप्रूवल देगा फाइनेंशियल एडवाइजर। मोर देन 1 है तो अप्रूवल करेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो उसमें करेक्ट स्टेटमेंट दे दिया। करेक्ट स्टेटमेंट आपका फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओनली थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, Which of the following statements is incorrect देखेंगे रिगार्डिंग द बोर्डिंग पास रूल। ठीक है, एंड क्रेडिट कार्ड यूसेज। ठीक है, सबमिशन ऑफ ए बोर्डिंग पास अलोंग विद द टीए बिल इज मैंडेटरी। मैंडेटरी नहीं है, कभी कभी आप बोर्डिंग पास नहीं दे पा रहे हो टीए बिल के साथ, तो एक सेल्फ सर्टिफिकेशन देना है और आपका पे लेवल 10 एंड बिलो उनको कंट्रोलिंग ऑफिसर साइन करेंगे। यदि पे लेवल मोर देन 10 है तो कोई कंट्रोलिंग ऑफिसर साइन नहीं करेगा सेल्फ सर्टिफिकेट को। और ऐसा नहीं है कि आपका बोर्डिंग पास नहीं है तो आपको आपका रिइंबर्समेंट क्लेम को रिसीव नहीं किया जाएगा, कि वो आपको रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। तो यहां पर मैंडेटरी नहीं है। इफ ए बोर्डिंग पास इज अनअवेलेबल, ये सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रोवाइडेड। ठीक है, बोर्डिंग पास नहीं है, सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो। अच्छा, फॉर ऑफिशियल्स एट पे लेवल 11, ए सेल्फ सर्टिफिकेट फॉर ए मिसिंग बोर्डिंग पास मस्ट बी काउंटर साइंड बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर। ये कुछ नहीं है, क्योंकि मैं बताया था पे लेवल 10 एंड बिलो। ओके, पे लेवल 10 एंड बिलो यदि उनके पास बोर्डिंग पास नहीं है तो वो जो सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे उसको कंट्रोलिंग ऑफिसर साइन करेगा, मगर अदर नहीं। पे लेवल 11, 12 उनके लिए कोई जरूरत नहीं है, ओनली सेल्फ सर्टिफिकेट देना है।
कैशबैक रिसीव्ड ऑन एयर टिकट परचेजेस यूजिंग पर्सनल क्रेडिट कार्ड्स मस्ट बी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट, ये ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा है मीन्स यहां पर incorrect submission of a boarding pass along with the TA bill is mandatory. If a boarding pass is on a self declaration certificate must be provided. For officials at pay level 11, a self certificate for a missing boarding pass must be countersigned by the controlling officer. Cashback received on air ticket purchases using personal credit cards must be deposited with the government. तो ये तो सब ठीक है, इसमें दो चीज गलत आता है, ठीक है, क्योंकि सबमिशन पे बोर्डिंग पास आलोगे तो टीए बिल इज मैंडेटरी, तो इसको वो करेक्ट लिया है, मगर मेरे हिसाब से मैंडेटरी नहीं है, कि इसको थोड़ा चेंज करके आप चेंज कर दीजिए क्वेश्चन को, सबमिशन ऑफ ए बोर्डिंग पास, सबमिशन ऑफ ए बोर्डिंग पास अलोंग विद द टीए बिल, ओके, फॉर टीए क्लेम, ये तो फॉर टीए क्लेम, ओके, ऐसे कर सकते हो, मगर मैंडेटरी नहीं है। तो इसमें जो गलत होगा आंसर सी होगा, आंसर सी होगा, ऑप्शन सबमिशन ऑफ ए बोर्डिंग पास अलोंग विद द टीए बिल फॉर टीए क्लेम, तो ये कर सकते हैं, मगर इसमें मैंडेटरी नहीं होगा। अभी बोर्डिंग पास जो है, अभी इसमें कोई स्टेटमेंट क्लियरली ऐसा मैंडेटरी स्टेटमेंट बोर्डिंग पास रिलेटेड में नहीं है, क्योंकि दिया है व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज अनेबल टू सबमिट द बोर्डिंग पास अलोंग विद द टीए बिल ही कैन सबमिट ए सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट इन ल्यू ऑफ बोर्डिंग पास अलोंग विद द टीए बिल, तो इसमें तो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। यदि बोर्डिंग पास मिसिंग है तब आपको टीए बिल के साथ, बोर्डिंग पास मिसिंग है तो सेल्फ, तो मैंडेटरी हो जाएगा तो अलग हो जाएगा, तो ऐसे में उसको रेक्टिफाई कर दिया। तो यहां पर जो है गलत होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, यहां पर टू स्टेटमेंट्स गिवन, ठीक है। स्टेटमेंट ए सेक्रेटरी ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री कैन अलाउ एयर ट्रैवल टू ए नॉन एंटाइटल्ड एम्प्लॉय इफ द एक्सपेंडिचर इज विद इन द बजट, इसको बोला था ये स्पेशल केसेस में, ठीक है। यदि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी वो अलाउ करते हैं कोई नॉन एंटाइटल्ड एम्प्लॉय को एयर ट्रैवल के लिए, क्योंकि विद इन बजट लिमिट में है, तो ठीक है। एयर टिकट्स बुक्ड फ्रॉम unauthorized sources can only be relaxed by the financial advisor of the ministry और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, ये दोनों करेक्ट है। यदि अनऑथराइज सोर्सेस में आप बुक किया, आप बालमर लरी अशोक टूर्स एंड ट्रैवल्स की आईआरसीटी से बुक नहीं किया, तो अब उसको अप्रूव करेगा डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री लेवल में फाइनेंशियल एडवाइजर, नहीं तो अदर जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स है उसका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, यदि अप्रूवल करेंगे तो आप जो क्लेम किया है वो रिइंबर्स होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ टूर एडवांस, द एडवांस मस्ट बी एडजस्टेड विद इन 15 days आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टूर, करेक्ट है। इफ एन एम्प्लॉय टेक्स लीव इमीडिएटली आफ्टर द टूर द 15 day एडजस्टमेंट पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द टूर, नहीं ये गलत है। जब आप टूर के बाद आप लीव ले लिए तो जब आप लीव खत्म हो जाएगा, आप जब ज्वाइन करेंगे वहां से आपका 15 days आप काउंट होगा, ठीक है। मगर यहां पर दे दिया फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द टूर, ये नहीं है, ठीक है। रिकवरी ऑफ द एडवांस इज प्राइमरीली डन बाय एडजस्टमेंट फ्रॉम द टीए बिल सबमिटेड आफ्टर द जर्नी, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है 1 और 3, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, यहां पर भी हम देखेंगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे। आज ए जनरल रूल ए सेकंड एडवांस इज नॉट अलाउड अंटिल द फर्स्ट एडवांस इज फुली एडजस्टेड, करेक्ट है। जनरल रूल में यदि फर्स्ट जो एडवांस आप लिया है, आप यदि उसको जो टीएडीए के ऊपर एडवांस लिया है, यदि उसको फुली आप इट मीन सबमिट नहीं किया है, उसको वो क्लियर नहीं हुआ है, तब सेकंड एडवांस इशू नहीं होगा। सेकंड एडवांस कैन बी ग्रांटेड इफ अनदर टूर स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट वन, ये करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट टूर कंप्लीट हो गया, इमीडिएटली सेकंड टूर हो रहा है, जो आपके पास टाइम नहीं है टीएडी बिल सबमिट करने के लिए, तो वहां पर आप सेकंड एडवांस आपको इशू हो सकता है एक्सेप्शन में। इफ देयर इज नो टाइम टू सबमिट द टीए बिल फॉर द फर्स्ट टूर ड्यू टू बैक टूर्स एन एक्सेप्शन फॉर ए सेकंड एडवांस कैन बी मेड, ये ठीक है। A second advance can be given if even if the employee has not yet completed the journey for which the first advance was taken. The second advance can be given even if the employee has not yet completed the journey for which the first advance was taken. नहीं, ये गलत है, तो यहां पर इनकरेक्ट मीन्स ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट वन, ठीक है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21, 4 ऑप्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे। अमाउंट एंड स्कोप ऑफ टूर एडवांस के ऊपर, टूर एडवांस इज गिवन टू कवर डेली अलाउंस एंड ट्रैवल फेयर्स बाय रोड, रेल और एयर, वो ठीक है। जो टूर एडवांस मिलता है वो टीए डीए दोनों, ट्रैवलिंग और डीए। फॉर नॉर्मल टूर द एडवांस इज रेस्ट्रिक्टेड टू 15 डेज ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस। नहीं, जो आपको नॉर्मल टूर में एडवांस मिलेगा वो 1 मंथ, ठीक है कि नहीं, 1 मंथ एक्सपेंस के ऊपर एक्चुअली आप चाहे कितना दिन के लिए ट्रेनिंग जाओ, मगर आपको जो एडवांस मिलेगा 1 मंथ एक्सपेंसेस का, ठीक है। ये गलत है, 15 डेज का नहीं है, आप इसको डिस्कस में कर चुका हूं। फॉर टूर्स इन डिफिकल्ट और प्रोलॉन्ग्ड एरियाज द एडवांस कैन कवर अप टू 6 वीक्स ऑफ एक्सपेंसेस, ये करेक्ट है। एडवांस फॉर डिफिकल्ट एरियाज इंक्लूड एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस सच एज ट्रांसपोर्ट हायर, ट्रेन्स एंड रिकॉर्ड्स, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट 1, 3, 4, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं आराम से, आप एडवांस देखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे। द नॉर्मल टाइम लिमिट फॉर सबमिशन इज 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द जर्नी। नॉर्मल टाइम लिमिट फॉर सबमिशन इज 30, नॉर्मल टाइम लिमिट 60 डेज, तो ये गलत है। इफ द क्लेम इज नॉट सबमिटेड विद इन 60 डेज succeeding the date of completion, the claim is forfeited, ठीक है। In case of retirement, the time limit is extended to 180 days succeeding the date of completion of the journey, ठीक है। For separate journeys of family during permanent transfer, the 60-day limit is counted from the date the officer completes their journey। नहीं, ये गलत है, 60 डेज जो काउंट होगा वो सक्सीडिंग, जो सक्सीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन, यहां पर सक्सीडिंग नहीं है, सक्सीडिंग द डे ऑफ कंप्लीशन। सपोज आज आप कंप्लीट किया जर्नी, कल से आपका 60 डे लिमिट काउंट होगा, मगर यहां पर दे दिया फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑफिसर कंप्लीट देयर जर्नी, ये गलत होगा। तो यहां पर जो करेक्ट है 2 और 3 है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ए टीए क्लेम is submitted after 1 year under SR supplementary rule 194A. Such very late cases can be paid only. उसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। द क्लेम इज फाउंड टू बी जेन्युइन, देयर आर वैलिड रीजंस फॉर द डिले, द ऑफिसर्स पे पेनल्टी ऑफ 10% ऑफ द क्लेम अमाउंट, ऐसा कुछ नहीं है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसको इन्वेस्टिगेशन करेगा। यदि आप मोर देन 1 ईयर हो गया टीए क्लेम आप सबमिट नहीं किए, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। यदि आपका क्लेम जेन्युइन है और आप ऑथेंटिक रीजन, फेयर रीजन दे देंगे कि इस रीजन के वजह से एक्चुअली में टाइम लिमिट के अंदर सबमिट नहीं कर पाया, तो आपको वो रीइंबर्समेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स एक्चुअली करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, यहां पर 2 स्टेटमेंट्स गिवन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसको देखेंगे। करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, इफ एन ऑफिसर इज देयर ओन कंट्रोलिंग ऑफिसर, द डेट ऑफ सबमिशन इज द डेट द क्लेम इज गिवन टू द ट्रेजरी। यदि ऑफिसर उसका खुद वो वही कंट्रोलिंग ऑफिसर है, तो वो जो 60 डे लिमिट रहेगा, जो टीए क्लेम को सबमिट किया जाएगा, जो 60 डे लिमिट कहां से काउंट होगा, इज गिवन टू द ट्रेजरी, जब ट्रेजरी में सबमिट होगा। सपोज आज ट्रेजरी में सबमिट किया, कल से एक्चुअली 60 डे लिमिट काउंट होगा। सेकेंड स्टेटमेंट, इफ द ट्रेजरी रिसीव्स ए क्लेम ऑन द 65th डे but the officer had prepared the bill on the 50th day, the claim is valid for an officer who is their own CO, ओन कंट्रोलिंग ऑफिसर। नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि ओन कंट्रोलिंग ऑफिसर मींस आपको ट्रेजरी में जमा करना है, क्योंकि आप खुद का कंट्रोलिंग ऑफिसर हो, तो आपको 60 डेज के अंदर जमा करना है, ठीक है कि नहीं। जो जैसे आपका आज खत्म हो गया जर्नी, तो कल से आप काउंट करोगे जो ट्रेजरी में जमा होगा, क्योंकि आपका तो सबमिशन ट्रेजरी में होगा, तो 60 डे के अंदर, ठीक है। मगर सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द क्लेम इज वैलिड अपॉन, माने इट मींस बिल प्रिपेयर किया 50th डे में, मगर 65th डे में वो सबमिट कर रहा है, तो ये तो गलत है ना, फॉरफिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट वन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन है, ऑफिसर इज नॉट हिज कंट्रोलिंग ऑफिसर। सपोज वो खुद का कंट्रोलिंग ऑफिसर नहीं है, which of the following determines the day of submission of TA claim for time limit। तो टाइम लिमिट जो 60 डेज है लिमिट है, वो कब सबमिट करेगा, वो तो हेड ऑफ द ऑफिस और कंट्रोलिंग ऑफिसर को सबमिट करेगा। तो आज जर्नी खत्म हुआ, कल से 60 डे काउंट होगा, वो जाकर ऑफिस में
हेड ऑफ द ऑफिसर कंट्रोलिंग ऑफिसर को जमा करेगा। द डेट द क्लेम इज सबमिटेड, अब यहाँ पर दिया है द डिटरमाइन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ टीए क्लेम फॉर टाइम लिमिट पर्पजेस, द डेट ऑफ द क्लेम इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑफिसर, the date the claim is received by the treasury or cash section, the date the claim is submitted to the head of the officer controlling officer. Option C is the correct answer. ठीक है, तो पूरा मैं डिस्कस किया, आप देखिए अच्छे से टिल द एंड ऑफ, ट्राई टू लिसन द वीडियो, डेफिनेटली यू कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ये जो एमसीक्यू दिया सभी उसी जो भी मैं डिस्कस किया उसी रिलेटेड में एमसीक्यूज दिया। तो अभी फिर वेट कीजिए, जो परमानेंट ट्रांसफर रिलेटेड जो टीटीए के ऊपर नेक्स्ट मेरा रहेगा, जो ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस के ऊपर रहेगा। जैसे डिसीज्ड एम्प्लॉय है, यदि एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, किस तरीके से इसका फैमिली मेंबर्स को ट्रैवलिंग अलाउंस का बेनिफिट मिलेगा, कि रिटायरमेंट केस में कैसे आपका टीटीए बेनिफिट मिलता है, ये मेरा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो मैं मेरा व्हाट्सअप ग्रुप शुरू कर रहा हूँ और मेरा जो लिंक रहेगा इसी वीडियो में आप देख लीजिए, यूट्यूब में उसका लिंक रहेगा। ठीक है, उस लिंक को आप क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। आज इतना ही है, थैंक यू और नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।